यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस। अध्याय 81। कमांड टावर। टीचर्स, प्रिंसिपल, सब कुछ अस्त व्यस्त है। क्या कोई उन्हें बता सकता है कि वह लाल धुंध क्या है? यह इतनी जानलेवा क्यों है? इसी समय सूम्यू के 4 प्रिंसिपल भी बाहर आए। उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा गंभीरता थी। लाल धुंध, हवा में फैलने वाला ट्रांसमिशन, एक टच और वे नीचे गिर गए। लगता है मैं सही था, वांग कुनलुन ने गंभीर आवाज में कहा। बाकी 3 प्रिंसिपल्स ने सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया। ये सच में हेवन बरीइंग पोशन लगता है। हेवन बरीइंग पोशन। आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी टीचर्स और प्रिंसिपल डर के मारे चीख पड़े, डर से कांपने लगे। उन सभी ने हेवन बरीइंग पोशन के बारे में सुना था। यह एक बहुत ही डरावनी जहरीली गैस थी। अगर आपने थोड़ा सा भी छुआ और आपके पास कोई एंटीडोट नहीं था, तो आप बस धीरे धीरे मौत का इंतजार कर सकते थे, और यह सबसे डरावनी तरह की मौत थी, भूखमरी। हेवन बरीइंग पोशन। प्रिंसिपल जोंगली ने धीरे से कहा। उसे याद आया कि मोली ने धरती पर क्या कहा था, एक डार्क स्पिरिट बॉडी का खून सिर्फ हेवन बरीइंग पोशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वह बदमाश वांग हाओ सच में सरप्राइज से भरा है, उसने सच में इसे बना लिया। सूम्यू ने सिर हिलाते हुए एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। ली हाओ ने कन्फ्यूजन में पूछा, सीनियर सू, भले ही वांग हाओ लेवल 3 का अल्केमिस्ट मास्टर हो, उसे हेवन बरीइंग पोशन बनाने के काबिल नहीं होना चाहिए, है ना? हुआ जिक्सू ने सैटेलाइट क्लाउड मैप खोला। ये हेवन बरीइंग पोशन का पूरा वर्शन नहीं होना चाहिए। देखो, इसका कवरेज एरिया सिर्फ 100 मील है, जो असली हेवन बरीइंग पोशन से बहुत दूर है। ली हाओ ने समझकर सिर हिलाया, लेकिन वह फिर भी वांग हाओ की बहुत तारीफ करता था। इतनी डरावनी जहरीली गैस को कमजोर कर पाना कोई आम इंसान, खासकर हाई स्कूल का स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं कर सकता था। 4 सीनियर्स, ये बुरा है। कैदी शी रोंगशुआन ने मैसेज भेजा है, जिसमें कहा गया है कि हम 1 घंटे के अंदर उसके लिए एक स्पेसशिप तैयार करें, नहीं तो वह लोगों को मारना शुरू कर देगा, एक टीचर ने जोर देकर कहा। उसे नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है, वु तियानलुन ने ठंडी आवाज में कहा। चारों बड़ी यूनिवर्सिटीज को उनकी शुरुआत से ही कभी कोई खतरा नहीं हुआ था। बूढ़े वो, अभी गुस्सा मत हो। सूमू ने हाथ हिलाया, उसकी दाढ़ी सहलाई और हंसा। मैं इस मौके का इस्तेमाल उस बदमाश वांग हाओ को अच्छा सबक सिखाने के लिए करूंगा। उसे सच में अच्छा सबक सिखाया जाना चाहिए। वांग कुनलुन ने सिर हिलाया। हालांकि सिलेक्शन कंपटीशन में कोई कड़े नियम नहीं है, लेकिन कैदियों के साथ कोऑपरेट करना सच में एक लाइन पार करना है। उसे ठीक से डिसिप्लिन में रखने की ज़रूरत है, नहीं तो वह भविष्य में और भी ज़्यादा कानून तोड़ने वाला बन जाएगा। मेरा सुझाव है कि हम उसे 1 साल के लिए तियानबेई यूनिवर्सिटी के एक ब्रांच कैंपस के बाथरूम साफ करने की सज़ा दें। हिस हिस। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, ऑडियंस में सब हैरान रह गए। ये सज़ा बहुत कड़ी थी। ये जानना ज़रूरी है कि भले ही तियानबेई यूनिवर्सिटी के ब्रांच कैंपस सिर्फ ब्रांच कैंपस थे, लेकिन हर एक लगभग पृथ्वी के साइज़ के एक प्लैनेट पर था। वहाँ 1 साल तक बाथरूम साफ करना, बस इसके बारे में सोचकर ही वे बदबू से घबरा गए। मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा। हालांकि वांग हाओ चंचल है, लेकिन उसमें घमंड की कोई कमी नहीं है। वह ऐसा टाइप है जो दया से काम लेता है, लेकिन ज़बरदस्ती से नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा डिसिप्लिन असरदार होगा। हुआ जिक्सू ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि डिसिप्लिन काम नहीं करेगा। तो फिर तुम क्या सुझाव देते हो कि हम क्या करें? तीनों प्रिंसिपल ने हुआ जिक्सू की तरफ देखा। हे, हुआ जिक्सू थोड़ा मुस्कुराया। मुझे लगता है कि वांग हाओ को डिसिप्लिन में रखने के लिए हमें उसकी सबसे कीमती चीज़ जब्त कर लेनी चाहिए, उसका दिल तोड़ देना चाहिए, और इसे जिंदगी भर के लिए एक यादगार सबक बनाना चाहिए। जिंदगी भर के लिए यादगार। तीनों प्रिंसिपल हुआ जिक्सू को कन्फ्यूजन में देखने लगे। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि वांग हाओ की सबसे कीमती चीज़ क्या हो सकती है। मुझे पता है, ली हाओ जोर से हंसा। ये पॉइंट्स हैं। वांग हाओ ने पॉइंट्स पर कब्जा करने के लिए बहुत कोशिश की। अगर उसके हाथ कुछ नहीं लगा, तो ये पक्का जिंदगी भर के लिए एक यादगार सबक होगा। तीनों प्रिंसिपल ने एक दूसरे को देखा और खुशी में सिर हिलाया। उन्हें लगा कि यह एक अच्छा तरीका है। किसी को उसकी गलती का एहसास कराना आसान है, लेकिन उसे याद दिलाना आसान नहीं है। अगर वांग हाओ के मेहनत से कमाए पॉइंट्स इस बार इसलिए जब्त कर लिए गए क्योंकि उसने कैदियों की मदद की थी, तो शायद उसे भविष्य में हर बार किसी कैदी को देखते ही अपने पॉइंट्स जब्त होने का सीन याद आ जाएगा। लेकिन वांग हाओ के पॉइंट्स जब्त करने के लिए कोई वजह तो होगी, है ना? प्रिंसिपल जोंगली बेचैन था। वह अभी भी इंतजार कर रहा था कि वांग हाओ उसके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करे। अगर वे ऐसे ही चले गए, तो वह किससे शिकायत करेगा? ये चारों प्रिंसिपल ने अपनी ठुड्डी खुजाई। वे गहरी सोच में पड़ गए, लेकिन चाहे कुछ भी हो, उन्होंने वांग हाओ के पॉइंट्स छीनने का पक्का इरादा कर लिया था। इस समय वांग हाओ को नहीं पता था कि 4 बूढ़े लोग उसके पॉइंट्स छीनने की साजिश रच रहे थे। इसके बजाय वह जिया वेई को घूर रहा था। छोटी लड़की जिया, ये सारे पॉइंट्स मेरे हैं, तुम इन्हें क्यों ले रही हो? वांग हाओ ने गुस्से में जिया वेई को घूरा। इस कमबख्त गुस्सैल लोली ने असल में उसके पॉइंट्स छीनने की कोशिश की थी।
एक चाचा ये सह सकता था, लेकिन एक चाची नहीं। वह जानता था कि इन पॉइंट्स को पाने के लिए उसने कैदियों को एक एक करके इकट्ठा करने के लिए बहुत कोशिश की थी, और वह जिया वेईवेई को अपना फ़ायदा नहीं उठाने दे सकता था। इस जवान लड़की को ये पसंद है, तुम क्या कर सकते हो? जिया वेईवेई ने वांग हाओ को गुस्से से देखते हुए मुंह बनाया। क्या तुम भूल गए कि तुम्हें 100 स्कूल्स कंपटीशन पास करने में किसने मदद की थी? अब तुम इस तरह मेरे पॉइंट्स छीन रहे हो, क्या तुम्हारा ज़मीर नहीं दुखता? वांग हाओ ने जिया वेईवेई के गलत बर्ताव की कड़ी बुराई की। जिया वेईवेई ने वांग हाओ को नफरत भरी नज़र से देखा। तुम्हें अपनी ईमानदारी की भी परवाह नहीं है, तो इस लड़की का ज़मीर क्यों होना चाहिए? इसे तो बहुत पहले एक कुत्ते ने खा लिया था। वांग हाओ हैरान रह गया। इस गुस्सैल लोली ने किससे सीखा? वह इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? युजुवान ने अपनी कनपटी रगड़ी, सच में समझ नहीं पा रही थी कि इन दो जिंदादिल लोगों के बारे में क्या कहे। हालांकि जब वांग हाओ और जिया वेईवेई बहस कर रहे थे तो वह बिल्कुल भी खाली नहीं बैठी थी, जल्दी से पॉइंट्स जमा कर रही थी। ये देखकर वांग हाओ जानता था कि वह इस गुस्सैल लोली से बहस नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके पॉइंट्स काफ़ी कम हो जाएंगे। जिया, तुम बेरहम, ये याद रखना, तुम मुझे ये कर्ज अपने शरीर से चुकाओगे, कभी ना कभी। वांग हाओ ने एक सख्त बात कही। उसका शरीर उसकी परछाई में बदल गया क्योंकि वह तेजी से कैदियों से पॉइंट्स जमा कर रहा था। मेरे शरीर से चुकाओगे? जिया वेईवेई ने गुस्से में पैर पटका। वांग हाओ, तुम बड़े बिगड़े हुए आदमी हो, बस मेरा इंतजार करो, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। शी रोंगशुआन बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था, उसे बहुत पक्का नहीं लग रहा था। क्या ये 4 बड़ी यूनिवर्सिटी सच में समझौता करेंगी? किसे परवाह है, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं, तो मैं एक कोशिश तो करता ही हूं। शी रोंगशुआन की आंखों में पक्का इरादा था। अगर उसने कोशिश की तो जीने का मौका था, अगर उसने नहीं किया तो उसकी मौत पक्की थी। जल्द ही 1 घंटा बीत गया और एक बहुत बड़ा स्पेसशिप एजियो ड्रैगन लाल धुंध के बाहर आकर रुक गया। प्रिंसिपल ली हाउ स्पेसशिप से उतरे और शी रोंगशुआन से चिल्लाकर कहा, हमने आपकी मांगें पूरी कर दी हैं। हमें उम्मीद है कि आप स्टूडेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह एजियो ड्रैगन स्पेसशिप अब आपका है। शी रोंगशुआन हैरान दिखे। क्या वह सपना देख रहे थे? 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने सच में समझौता कर लिया। चलो करते हैं। शी रोंगशुआन ने दांत पीसकर, पैर पटक कर और वांग हाओ की दी हुई एंटीडोट की दूसरी बोतल अपने एक सबॉर्डिनेट को दे दी, फिर उससे एजियो ड्रैगन को अंदर ले जाने को कहा। हालांकि शी रोंगशुआन फिर से हैरान रह गए। एजियो ड्रैगन आसानी से अंदर चला गया। बॉस, अब हमें क्या करना चाहिए? मिनियन अजूर ड्रैगन में वापस आया, अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था। वे आखिरकार इस नरक से निकल सकते थे और उनकी जान को अब कोई खतरा नहीं था। सभी भाइयों को अजूर ड्रैगन पर ले जाओ, हम अब जा रहे हैं। शी रोंगशुआन भी बहुत उत्साहित था। छोड़ो, मिनियन एक पल के लिए हैरान रह गया। 4 बड़ी यूनिवर्सिटी पहले ही समझौता कर चुकी हैं, हम और क्यों नहीं मानते? थप्पड़। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, शी रोंगशुआन ने उसे थप्पड़ मारा और ठंडे अंदाज में कहा, तुम्हें अब अपनी जान चाहिए या खजाना? मिनियन ने जल्दी से अपना मुंह बंद किया और दूसरों को अजूर ड्रैगन स्पेसशिप पर ले जाने के लिए दौड़ा। जब आसपास के दूसरे कैदियों ने यह देखा तो वे सब बोलना चाहते थे और शी रोंगशुआन से उन्हें साथ ले जाने के लिए कहना चाहते थे, लेकिन स्वर्ग को दफनाने वाले पोषण से जहर मिलने के बाद उनमें एक शब्द भी बोलने की ताकत नहीं थी। वे बस शी रोंगशुआन को देख सकते थे, विनती भरी नज़रों से, उम्मीद करते हुए कि वह उन पर ध्यान देगा। लेकिन शी रोंगशुआन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने भौहें चढ़ाईं, ये सोचते हुए कि 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इतनी आसानी से एजियो ड्रैगन स्पेसशिप क्यों भेज दिया। चाहे जो भी वजह हो, मुझे एक रिस्क लेना ही होगा। शी रोंगशुआन ने अपने साथियों को एजियो ड्रैगन स्पेसशिप पर चढ़ते देखा, फिर वह खुद भी उसमें चढ़ गया। लेकिन शी रोंगशुआन एजियो ड्रैगन के कॉकपिट में नहीं गया। इसके बजाय वह उस प्लाजा में गया जहां एजियो ड्रैगन छोटे स्पेसशिप डॉक करता था। शांति से एक छोटे स्पेसशिप पर बैठा, उसका इंजन स्टार्ट किया और किसी भी पल निकलने के लिए तैयार हो गया। साथी ने हैरानी से पूछा, बॉस आप क्या कर रहे हैं? पूछो मत, जाओ एजियो ड्रैगन को पायलट करो। शी रोंगशुआन ने हाथ हिलाया, फिर आंखें बंद कर लीं, ये सोचते हुए कि सबसे पास का ग्रह कहाँ है। उसे यकीन नहीं था कि 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ उन्हें इतनी आसानी से जाने देंगी। उसे किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना था। अगर सच में कुछ हुआ तो और उसने गलत कैलकुलेशन किया, इतने छोटे स्पेसशिप में जितनी एनर्जी होती है, उससे वह सबसे पास के ग्रह तक सुरक्षित नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसे बार बार कैलकुलेशन करना पड़ा। मिनियन को समझ नहीं आया, इसलिए वह बात मानकर अजूर ड्रैगन के कॉकपिट में गया। अजूर ड्रैगन स्पेसशिप स्टार्ट किया और स्पेस में उड़ गया। लेकिन जैसे ही अजूर ड्रैगन एटमॉस्फेयर से बाहर उड़ने वाला था, तोप के गोले और लेज़र बीम तुरंत आ गए, जो अजूर ड्रैगन स्पेसशिप से जोर से टकराए। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ आसमान में आग लग गई। वांग हाओ ने ऊपर देखा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका।
यह आदमी सच में कुछ खास था, वह स्पेसशिप पर कोई बंधक भी नहीं लाया। क्या वह बस बमबारी के लिए नहीं कह रहा था? लेकिन जैसे ही अजूर ड्रैगन स्पेसशिप पर बमबारी करके टुकड़े टुकड़े किए गए, एक छोटा स्पेसशिप मलबे का पीछा करते हुए तेजी से एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गया। कमांड टावर। प्रिंसिपल ली हाउ चिल्लाया, अच्छा नहीं, कोई भाग रहा है। एक छोटे से स्पेसशिप में। सभी यूनिट्स ध्यान दो, जल्दी से इसे रोको। चारों प्रिंसिपल सुम्यू ऐसी बातों की परवाह नहीं करते थे। उनकी नज़र में शी रोंगशुआन कोई छोटी मोटी चीज़ भी नहीं थी और उनके ध्यान देने लायक भी नहीं थी। बूढ़े सू, तुम में सच में ऐसा करने की हिम्मत है? एक एजियो ड्रैगन को ऐसे ही उड़ा दिया गया था। हुआ जिक्सू चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। सुम्यू ने अपनी दाढ़ी सहलाई और हंसा, एजियो ड्रैगन क्या होता है? जब तक ये वांग हाओ को एक टैलेंट सिखा सकता है, मैं उनमें से 10 को उड़ा सकता हूँ। तुम बूढ़े लोमड़ी, तुम तो नई पीढ़ी के खिलाफ भी साजिश रचते हो, तुम सच में बहुत घटिया हो। वुतियानलुन ने सुम्यू की तरफ इशारा किया और हंसे बिना नहीं रह सका। वांग हाओ अब रोने वाला है। वो सारे पॉइंट्स जो उसने इतनी मेहनत से हासिल किए थे वे सब चले गए। वांग कुनलुन ने सिर हिलाया, 3 मिनट तक वांग हाओ के लिए दुख मनाते हुए, लेकिन फिर भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एक तरफ प्रिंसिपल जोंगली रोने ही वाले थे। उन्होंने वांग हाओ के पास मौजूद बहुत सारे पॉइंट्स को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आखिर में वह उन 4 बूढ़े लोगों सुम्यू की ज़बरदस्त हिम्मत के सामने टिक नहीं सके। वांग हाओ के पॉइंट्स जब्त करने का सही कारण पाने के लिए उन्होंने असल में एक एजियो ड्रैगन स्पेसशिप को उड़ा दिया और फिर वांग हाओ से पॉइंट से हर जाना मांगा। सिर्फ ये बूढ़े लोग ही ऐसी स्कीम सोच सकते हैं। थोड़ी देर बाद आसमान में लाल धुंध छट गई। वांग हाओ ने भी पॉइंट्स जमा करना खत्म कर दिया। आखिर में कुल 2.7 मिलियन पॉइंट्स जमा कर लिए। इस बीच जिया वेई और यू जुवान दोनों लड़कियों ने 300,000 पॉइंट्स हासिल किए और वे भी कुत्तों की तरह थक गई थीं, जमीन पर बैठी थीं, जोर जोर से सांस ले रही थीं। वह घिनौना बड़ा बुरा आदमी, उसने पॉइंट्स के लिए लेवल 3 रिकवरी पोशन की 5 बोतलें पी लीं। जिया वेई ने गाल फुलाए और वांग हाओ को घूरा। वह लेवल 3 का अल्केमिस्ट मास्टर है, तुम इसके बारे में क्या कर सकती हो? युजुवान ने अपने माथे से पसीना पोंछा। इस बार हमें वांग हाओ से सच में फ़ायदा हुआ। 300,000 पॉइंट्स मिले, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसके खिलाफ मत जाओ। हम्फ। जिया वेई ने नाक सिकुड़ी और जोर से युजुवान की छाती पर चुटकी काटी। तुम आखिर किसकी तरफ हो? हम लाखों सैनिकों के साथ आए थे, लेकिन आखिर में हमें उस बड़े बुरे आदमी ने नुकसान पहुंचाया और तुम अभी भी उसके लिए बोल रहे हो। युजुवान ने जिया वेई को घूरा, सच में समझ नहीं पा रही थी कि इस गुंडी लड़की से क्या कहे जो दूसरी औरतों का भी फायदा उठाती थी। वह वांग हाओ से बेहतर नहीं थी। बज़ बज़। इसी समय दूर से इंजन की एक जोरदार गर्जना आई और स्पेसशिप तेजी से उनकी ओर दौड़े। जल्द ही मेडिकल स्टाफ और सैनिकों की टीमें स्पेसशिप से उतरीं। मेडिकल स्टाफ ने जहर खाए स्टूडेंट्स को स्पेसशिप पर ले गए और सैनिकों ने कैदियों को वहीं मार डाला, क्योंकि कंपटीशन खत्म हो गया था और उनकी अब कोई वैल्यू नहीं थी। वांग हाओ यह नज़ारा देखकर कांप गया, बहुत खूनी नज़ारा था। इन सैनिकों की तुलना में कुछ 100 लोगों को मारना बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा था। स्टूडेंट, प्लीज़ चले जाओ, एक सैनिक ने वांग हाओ को रोका। वांग हाओ ने बिना मन के कैदियों की तरफ देखा। हालांकि यह थोड़ा खूनी था, लेकिन ये सभी विलेन पॉइंट थे। हालांकि इन सैनिकों का सबसे कम कल्टीवेशन लेवल मार्शल एंसेस्टर था और वांग हाओ ने इशारा किया कि वह उन्हें भड़काने का रिस्क नहीं उठा सकता, इसलिए वह बात मानकर चला गया। छोड़ो भी, विलेन पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन इस तरह का कसाई का काम मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। वांग हाओ ने 120% विल पावर के साथ कैदियों को देखने से परहेज किया, फिर खुद को दिलासा दिया, अपने मेकवुल्फ पर कूदा और सेफ जोन की ओर चला गया जहां कमांड टावर था। डिंग डोंग। होस्ट को बधाई कि उसे 2.3 मिलियन स्टूडेंट्स ने बुरा भला कहा और कुल 23 मिलियन विलेन पॉइंट्स मिले। वांग हाओ की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसे फिर से बड़ी कामयाबी मिली थी। अपने पहले से मौजूद पॉइंट्स के साथ अब उसके पास 32 मिलियन पॉइंट्स थे। हालांकि इतने सारे लोगों को जहर देकर वह इतनी बदनामी कमा सकता था, जिससे उसे तुरंत पता चल गया कि उसे भविष्य में क्या रास्ता अपनाना है। नहीं, हेवन बरीन पोशन बनाने के लिए जू कियानकिन के खून की ज़रूरत है। वांग हाओ के सिर में तुरंत दर्द होने लगा। वह लड़की जू कियानकिन 100 स्कूल्स हेजेमनी के बाद बिना किसी निशान के गायब हो गई थी, जिससे उसे ढूंढना भी नामुमकिन हो गया था। वह फिर से हेवन बरीइंग पोशन कैसे तैयार कर सकता था? सिस्टम से इसे खरीदने की बात करें तो वांग हाओ ने कहा कि वह इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। हेवन बरीइंग पोशन के कमज़ोर वर्जन के लिए 100 मिलियन विलेन पॉइंट्स चाहिए थे और असली वर्जन के लिए 5 बिलियन विलेन पॉइंट्स चाहिए थे। अगली बार जब मैं जू कियानकिन को देखूंगा तो मैं उसे बिल्कुल भी भागने नहीं दूंगा। वह एक खजाना है। वांग हाओ ने मन ही मन तय कर लिया कि वह जू कियानकिन को बिल्कुल भी नहीं जाने देगा।
सेफ जोन में जहां कमांड टावर था, वान हाओ ने अभी अभी अपना मेक जायंट वुल्फ पार्क किया था, तभी प्रिंसिपल जोंगली गुस्से से उसके पास आए। क्या हुआ? वान हाओ ने हैरानी से पूछा। ये सब परेशानी तुम्हारी वजह से हुई है, बदमाश, प्रिंसिपल जोंगली ने वान हाओ को घूरते हुए कहा। तुमने सिलेक्शन कंपटीशन के दौरान कैदियों के साथ मिलीभगत की, जिसकी वजह से 2 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स को जहर दिया गया, और हमने एक एजियो ड्रैगन स्पेसशिप भी खो दिया। बड़े अधिकारियों ने तुम्हें कड़ी सजा देने की मांग की, लेकिन अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होता तो तुम सिर्फ एजियो ड्रैगन की भरपाई करके नहीं बच पाते। तुम्हारा मतलब है कि उस एजियो ड्रैगन स्पेसशिप का चार्ज मेरे अकाउंट से लिया जा रहा है? वान हाओ ने मासूमियत से अपनी तरफ इशारा किया। प्रिंसिपल जोंगली ने बेबसी से सिर हिलाया। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? वान हाओ को यकीन नहीं हुआ, फिर वह गुस्से में बोला, एजियो ड्रैगन स्पेसशिप शी रोंगशुआन को दिया गया था, इसका चार्ज मुझसे क्यों लिया जाए? ये किसकी गलती है? प्रिंसिपल जोंगली ने वान हाओ को घूरा। तुम जानते हो कि ये लोग बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। उनके साथ तुम्हारा कोऑपरेशन पहले ही हद पार कर रहा है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि ऊपर वाले तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले रहे हैं। वान हाओ गुस्से से ऐसे दिखा जैसे कोई मरा हुआ सुअर हो जिसे उबलते पानी से डर न लगे। पैसे नहीं, जान नहीं। इसके अलावा अगर उन्होंने मुझे बेच भी दिया तो भी यह एजियो ड्रैगन स्पेसशिप के लिए काफ़ी नहीं होगा। प्रिंसिपल जोंगली ने आंखें घुमाईं। ये सच में वान हाओ की बेशर्म पर्सनैलिटी के हिसाब से था, लेकिन बदकिस्मती से इस बार वह गलत था। चारों प्रिंसिपल वान हाओ से कैश में पेमेंट करवाने का इरादा नहीं रखते थे, इसके बजाय उनकी नज़र उसके पास मौजूद 2.7 मिलियन पॉइंट्स पर थी। ज्यादा घमंड मत करो, बच्चे। हालांकि तुम्हें बेचने से अजूर ड्रैगन स्पेसशिप नहीं मिलेगी, लेकिन बड़े लोगों ने कहा है कि इस सिलेक्शन कंपटीशन में तुमने जो भी 2.7 मिलियन पॉइंट्स कमाए हैं, वे सब मुआवजे के तौर पर जब्त कर लिए जाएंगे। प्रिंसिपल जोंगली ने हमदर्दी से वान हाओ को देखा। क्या? वान हाओ जोर से चिल्लाया। आखिर क्या हो रहा है? जो पॉइंट्स उसने मेहनत से कमाए थे वे सब छीने जा रहे थे। अच्छी बात देखने की कोशिश करो। याद रखना कि अगली बार जब तुम्हें पता हो कि यह नामुमकिन है तो कुछ मत करना। प्रिंसिपल जोंगली ने वान हाओ का कंधा थपथपाया, आह भरी, और फिर जाने के लिए मुड़ गए। इस बार भी उन्होंने अपना समय बर्बाद किया था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वान हाओ के लिए कुछ अच्छी बातें कहकर वह उन कई पॉइंट्स को बचा सकते हैं और उन्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में बदल सकते हैं, लेकिन आखिर में इंसान जो करता है भगवान उसे खत्म कर देता है। वान हाओ मौत को दावत देने पर अड़ा रहा और कोई उसे नहीं बचा सका। मेरे पॉइंट्स जब्त करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे सब उगलवा लूंगा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, वान हाओ ने नाक से कुड़ी, मुड़ा और चला गया अच्छे से आराम करने और फिर इन बूढ़े लोगों से आखिर तक लड़ने का प्लान बनाया। कमांड टावर में चारों प्रिंसिपल्स ने वीडियो में वान हाओ को देखा और जोर से हंसे बिना नहीं रह सके। इस छोटे लड़के ने अभी भी हार नहीं मानी है, कितना इंटरेस्टिंग है। हुआ जिक्सू ने अपनी दाढ़ी सहलाई और दिल खोलकर हंसा। मैं ये देखने के लिए बहुत क्यूरियस हूं कि यह छोटा लड़का वान हाओ इस सिचुएशन में क्या हलचल मचा सकता है। वान कुनलुन के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उनके लेवल पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनका ध्यान खींच सके, लेकिन अब जब यह इंटरेस्टिंग छोटा लड़का वान हाओ सामने आया था तो उन्हें यह तुरंत मज़ेदार लगा। हालांकि वह तियानी के बिल्कुल उल्टा है, लेकिन उसकी पक्की पर्सनैलिटी असल में उसके पिता से मिली है। वो तियानलुन ने वीडियो में वान हाओ को देखा और उस समय के वान तियानी की तस्वीर उनके दिमाग में आ गई। वह विद्रोही नज़र, सब कुछ जीतने का वह पक्का इरादा उन्हें बहुत छू गया। हालांकि सुम्यू वान तियानी के ऑफिशियल गुरु थे, उन्होंने वान तियानी को बहुत कुछ सिखाया भी था, लेकिन ये शिष्य जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से तैयार किया था आखिरकार गायब हो गया और उनके दिलों में हमेशा के लिए एक दर्द बन गया। लेकिन अब इस छोटे से वान हाओ का दिखना उनके बूढ़े दिलों को सुकून देने वाला था। मैं कहता हूँ, तुम तीनों बूढ़ों ने बहुत देख लिया है और सिलेक्शन कंपटीशन लगभग खत्म हो गया है, तो तुम जल्दी वापस क्यों नहीं जाते? सुम्यू ने निकालने का ऑर्डर जारी किया। वह इन तीनों बूढ़ों की छोटी छोटी तरकीबें अच्छी तरह समझता था। वे बस यहीं रहना चाहते थे और चुपके से वान हाओ से कांटेक्ट करना चाहते थे, उसे कुछ अनोखे स्किल्स सिखाना चाहते थे और फिर वान हाओ के नाम के गुरु बनना चाहते थे। ऐसी बातों पर सुमू ने कहा, बिल्कुल नहीं। जब वान तियानी को उनका शिष्य बनाया गया था तब भी इन तीन बूढ़ों ने ऐसी ही नर्म और लगातार चालें चली थीं और आखिरकार वान तियानी को 2 अनोखे हुनर सिखा दिए थे। फिर जब उन्होंने वान तियानी को उनका इस्तेमाल करते देखा तो उन्होंने बेशर्मी से आसपास के लोगों से कहा कि ये उनके अनोखे हुनर हैं, जिससे दूसरों को तुरंत गलतफहमी हो गई कि वान तियानी उनका शिष्य है। ये सुनकर सुमू को इतना गुस्सा आया कि उसकी दाढ़ी खड़ी हो गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तीनों बूढ़े बहुत ही बेपरवाह थे और वान हाओ की दिखावटी पर्सनैलिटी को देखते हुए अगर वह इन 3 बेशर्म बूढ़ों से मिलता तो वह जरूर तुरंत उनके साथ साठगांठ कर लेता और कौन जानता था कि उनका उस पर कितना बुरा असर पड़ता।
इसलिए ऐसा होने से रोकने के लिए वह वान हाओ को इन 3 बेशर्म बूढ़ों से बिल्कुल भी मिलने नहीं दे सकता था। बूढ़े सू, तुम बहुत धोखेबाज हो। तुमने न सिर्फ हमारी भावनाओं को धोखा दिया, बल्कि अब तुम हमें भगा भी रहे हो। क्या तुम्हें लोगों के तुम्हारे बारे में गॉसिप करने का डर नहीं है? हुआ जिक्सू ने सू म्यू की बुराई करते हुए कहा। बिल्कुल, हम यहाँ ये देखने के लिए रुके हैं कि वान हाओ कैसे बेकार में संघर्ष करता है, तुम्हारी वजह से नहीं। अपनी तारीफ मत करो। वान कुनलुन ने उसे नफरत भरी नज़र से देखा। वान हाओ तियानी का बच्चा है। तियानी का गुरु होने के नाते क्या मुझे अपने बड़े शिष्य से मिलने नहीं जाना चाहिए? वो तियानलुन ने गंभीरता से कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सू म्यू ने तुरंत उसे नफरत भरी नज़र से देखा। वे सच में पिछले वाले से भी ज्यादा बेशर्म थे। जब ये 3 बूढ़े लोग उसके शिष्य को चुरा रहे थे, तो वे लोगों के उनके बारे में गॉसिप करने से क्यों नहीं डर रहे थे? और वे वान हाओ को बेकार में संघर्ष करते हुए देख रहे थे। उन चारों के ऑर्डर के साथ वान हाओ की किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी, उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सबसे बेशर्म तो वो तियानलुन था, जो असल में वान तियानी का मालिक होने का दावा कर रहा था, जैसे कि वह सू म्यू पहले ही मर चुका हो। तुम सब भाग जाओ। सू म्यू इतना गुस्से में था कि उसकी दाढ़ी खड़ी हो गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि तीनों प्रिंसिपल ने सिर्फ सू म्यू को देखा, फिर अपने काम में लग गए, उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए। इसी समय वान हाओ अपने आराम करने वाले कमरे में पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे में घुसा, उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई कि उसने दूसरों को जेल से भागने में मदद की, 20 मिलियन विलेन पॉइंट्स हासिल किए। जेल से सफलतापूर्वक भाग गए, 20 मिलियन पॉइंट्स। वान हाओ वहीं जम गया, बहुत देर तक संभल नहीं पाया। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि शीरोंग शुआन इतनी भारी पीछा होने के बावजूद कैसे भाग गया। और वान हाओ यह नहीं समझ पा रहा था कि शीरोंग शुआन को जेल से भागने में मदद करने से उसे 20 मिलियन पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। सिस्टम प्रॉम्प्ट, प्लैनेट गार्डा पर जेल बहुत हाई लेवल की है। होस्ट की ऐसी परिस्थितियों में भी दूसरों को भागने में मदद करने की क्षमता का नतीजा स्वाभाविक रूप से ज्यादा इनाम होता है। बहुत हाई लेवल। वान हाओ ने भौहें चढ़ाईं और एक पल सोचा, फिर भी समझ नहीं आया। किसको फर्क पड़ता है कि यह कितना हाई लेवल है, जब तक मुझे पॉइंट्स मिलते रहें। ये सोचकर वान हाओ ने बेसब्री से दरवाज़ा बंद कर दिया और खूब खर्च करने की तैयारी करने लगा। इस बीच कमांड टावर में 4 बड़े प्रिंसिपलों के चेहरे बहुत उदास थे। उन चारों के मौजूद होने पर एक मार्शल आर्टिस्ट लेवल का कैदी असल में भाग गया था। यह मुंह पर एक साफ तमाचा था। चाहे तुम कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, उसे तुरंत ढूंढो और वहीं मार डालो, वू तियानलुन ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ, वहां मौजूद सभी लोगों ने अपने माथे से पसीना पोंछा, बार बार हाँ में हाँ मिलाते हुए। अपने कमरे में वान हाओ नहाते हुए सिस्टम से सुझाव मांग रहा था। सिस्टम सुझाव, होस्ट हेवन शैटरिंग ग्रेटेस्ट वॉर्ड आर्ट सीख सकता है। हेवन शैटरिंग ग्रेटेस्ट वॉर्ड आर्ट, वान हाओ धीरे से बोला। नाम ही बहुत पावरफुल लग रहा था, जिससे लग रहा था कि इसकी ताकत काफ़ी होगी। मुझे हेवन शैटरिंग ग्रेटेस्ट वॉर्ड आर्ट दिखाओ, वान हाओ ने सिस्टम को आवाज़ दी। हेवन शैटरिंग ग्रेटेस्ट वॉर्ड आर्ट, डिवाइन ग्रेड, कुल 7 तलवारें। हर तलवार में दुनिया को खत्म करने की ताकत होती है। सबसे ताकतवर तलवार बनाने से पूरी गैलेक्सी खत्म हो सकती है। एक्सचेंज प्राइस 1000 शून्य। वान हाओ हैरान रह गया। कितने जीरो थे ये? अगर उसने खुद को बेच भी दिया होता तो भी वह इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। हालांकि एक तलवार से गैलेक्सी खत्म होने के आइडिया ने वान हाओ का दिल जरूर दौड़ा दिया। अगर यह सच होता तो एक ही वार से पूरी मिल्की वे गैलेक्सी खत्म हो सकती थी। सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट के पास अभी जो पॉइंट्स हैं वे हेवन शैटरिंग ग्रेटेस्ट वॉर्ड आर्ट की पहली तलवार क्लाउड शैटरिंग स्काई स्लैश खरीदने के लिए काफ़ी हैं। वान हाओ ने गहरी सांस ली, जोर से सिर हिलाया। एक्सचेंज। डिंग डोंग, बधाई हो होस्ट, हेवन शैटरिंग ग्रेटेस्ट वॉर्ड आर्ट की पहली तलवार क्लाउड शैटरिंग स्काई स्लैश के लिए 30 मिलियन पॉइंट्स खर्च करके एक्सचेंज करने के लिए। चूंकि होस्ट ने ग्रेटेस्ट वॉर्ड प्रोफिशिएंसी में मास्टरी कर ली है, इसलिए यह अपने आप पीक परफेक्शन में अपग्रेड हो गया है। 30 मिलियन, ये ठीक है। वान हाओ ने अपनी छाती थपथपाई और एक लंबी सांस ली। इससे उसके पास 22 मिलियन पॉइंट्स रह गए, जो क्लाउड शैटरिंग स्काई स्लैश को फ्लॉलेस मास्टरी तक बढ़ाने के लिए काफ़ी होने चाहिए। क्लाउड शैटरिंग स्काई स्लैश को फ्लॉलेस मास्टरी में अपग्रेड करो, वान हाओ ने कहा। डिंग डोंग, बधाई हो होस्ट, क्लाउड शैटरिंग स्काई स्लैश को फ्लॉलेस मास्टरी में अपग्रेड करने के लिए 20 मिलियन पॉइंट्स खर्च करने के लिए। अगले ही सेकंड वान हाओ का शरीर अकड़ गया, उसका दिमाग खाली हो गया और उसके आसपास सब कुछ बदल गया। वह अब बाथरूम में नहीं था, बल्कि एक पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिया। बूम बूम बूम, अचानक बिजली चमकी और आसमान में गरज के साथ बारिश हुई। एक सफ़ेद कपड़े पहने आदमी तेजी से आसमान से नीचे उतरा, उसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी। क्लाउड शैटरिंग स्काई स्लैश।
सफ़ेद कपड़े पहने आदमी ने दहाड़ते हुए बड़ी तलवार को जोर से जमीन पर पटक दिया। बूम बूम बूम, एक जबरदस्त दहाड़ गूंजी और भयानक दरारें तुरंत धरती पर फैल गईं। उसी समय वान हाओ के पैरों के नीचे का पहाड़ एक पल में ढह गया। एक तूफान जमीन पर आया और धूल ने खाली जगह भर दी, जिससे सब कुछ धुंधला हो गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो वान हाओ अपने सामने के सीन को खाली आंखों से देखता रहा। जमीन पर सिर्फ गंदगी और एक बड़ा गड्ढा बचा था। जैसे ही वान हाओ ने सफ़ेद कपड़े पहने आदमी की तरफ देखा, वह तुरंत होश में आया और बाथरूम में वापस चला गया। बहुत बहुत पावरफुल, वान हाओ एक्साइटमेंट से कांप उठा। ये सच में एक डिवाइन ग्रेड तलवार कला थी। अकेली पहली तलवार में ही दुनिया को तबाह करने की ताकत थी। बाकी 6 तलवारों की ताकत के बारे में सोचना हैरान करने वाला था। लेकिन मेरे पॉइंट्स फिर से खत्म हो गए। वान हाओ ने अपनी कनपटी रगड़ी। उसके पास अभी 52 मिलियन पॉइंट्स थे, लेकिन अब सिर्फ 2 मिलियन बचे थे। क्रांति अभी तक कामयाब नहीं हुई है। एक जवान आदमी को और मेहनत करने की ज़रूरत है। वान हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई, ये सोचते हुए कि और पॉइंट्स कैसे कमाए जाएं। डिंग डिंग, अचानक उसका स्मार्ट ब्रेसलेट बज उठा। उसने उसे खोला तो एक मैसेज आया जिसमें सबको इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। इकट्ठा हो जाओ। वान हाओ ने होंठ सिकोड़े। वे उसकी मेहनत से कमाए पॉइंट्स छीनना चाहते थे। बिल्कुल नहीं। कमांड टावर के बाहर लाखों स्टूडेंट जमा हो गए थे। कुछ उदास थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ बेबस थे और बहुत कम लोग ही खुशी से मुस्कुरा रहे थे। ये सब वान हाओ का है, उस बदमाश का। उसने सबको जहर दिया और सारे पॉइंट्स चुरा लिए। मैं अभी उससे नहीं निपटा। मुझे वापस आने के बाद ही पता चला कि वान हाओ ने शुरू में कैदियों के साथ कोऑपरेट करके 500,000 पॉइंट्स कमाए थे। वह हम हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बस एक शर्म की बात है कि उसने असल में उन घिनौने कैदियों के साथ कोऑपरेट किया। मैंने सुना है कि बिना जहर वाला कैदी सक्सेसफुली भाग गया है। तो वान हाओ का क्राइम और भी बुरा है। अगर ऐसा कोई इंसान भाग जाता है तो सोचो कितने लोगों को तकलीफ होगी। इंटरस्टेलर फेडरेशन का कानून क्या है? किसी को जेल से भागने में मदद करना एक कैपिटल ऑफेंस है। कैपिटल ऑफेंस? भाई, तुम अभी भी सो रहे हो। सबने वान हाओ का टैलेंट देखा है। क्या तुम्हें लगता है कि बड़े लोग वान हाओ को मरने देंगे? यह एक नाइंसाफ़ी है। ये सुनकर आसपास के लोगों ने सिर हिलाया। अगर इंसाफ सच में सही होता तो दुनिया में क्या मुकाबला होता। इस बच्चे को अभी और सख्ती की ज़रूरत थी। इस समय स्टूडेंट्स अचानक हिल गए। वान हाओ आउट हो गया। कोई चिल्लाया और स्टूडेंट्स तुरंत भड़क गए। तभी किसी ने वान हाओ पर एक बदबूदार मोज़ा फेंका और फिर बदबूदार मोज़ों की बौछार उस पर होने लगी। हे भगवान! वान हाओ डर के मारे चिल्लाया। उसके लाइटनिंग स्टेप्स अपनी हद तक पहुंच गए थे क्योंकि वह चकमा देकर भीड़ के बीच से निकल गया। धत तेरे की, वान हाओ! अगर कानून तुझे सज़ा नहीं दे सकता तो मैं आज तुझे बदबू मारकर मार डालूंगा। धत तेरे की, ये सब वान हाओ की गलती है, उस कमीने की। उसने मुझे जहर दिया और मुझे आखिरी लड़ाई से चूकने पर मजबूर कर दिया। मैं 4 बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन से सिर्फ 1 पॉइंट दूर था, लेकिन मैंने 2 दिन तक ढूंढा और एक भी कैदी नहीं मिला। 2.7 मिलियन पॉइंट्स लेने के लिए ये सब वान हाओ की गलती है। मैं आखिरी लड़ाई का इंतज़ार कर रहा था, बड़ा धमाका करने के लिए तैयार था, लेकिन आखिर में वान हाओ ने मुझे जहर दे दिया, जिससे मुझे हिस्सा लेने का मौका भी गंवा दिया। इस लड़की ने 17 बहादुर आदमियों को इकट्ठा किया, बड़ा धमाका करने के लिए तैयार था, लेकिन आखिर में पॉइंट्स चले गए। वान हाओ, मैं अभी तुमसे नहीं मिला। वान हाओ को देखकर सारे स्टूडेंट्स गुस्से में आ गए। अगर वान हाओ ने सच में अपनी काबिलियत से इतने पॉइंट्स कमाए होते तो कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन वान हाओ ने क्या किया? उसने कैदियों के साथ साठगांठ की, फिर उन्हें जहर दिया और सारे पॉइंट साफ साफ हड़प लिए, उनके लिए एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। क्या वान हाओ ने कभी नहीं सुना था कि किसी का भविष्य बर्बाद करना उसके माता पिता को मारने जैसा है? साथ ही जिस बात पर स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा सोचते थे, उन्हें उतना ही ज़्यादा गुस्सा आता था कि वान हाओ के पास पहले से ही 500,000 पॉइंट्स थे, जिससे 4 बड़ी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन पक्का था। फिर भी उसने दूसरे पॉइंट्स नहीं छोड़े। ये बर्ताव बस दूसरों का भला न करने, खुद को फ़ायदा पहुंचाए बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाने का मामला था। तो इस पल से वान हाओ को लाखों स्टूडेंट्स ने बदमाश, बेशर्म और दूसरे टैग दिए। डिंग डोंग, बधाई हो होस्ट। लाखों लोगों से बुरी तरह बुरा भला सुनने के लिए तुमने कुल 10 मिलियन विलेन पॉइंट्स कमाए हैं। वान हाओ रोने ही वाला था। ये पॉइंट्स तो बहुत थे, लेकिन दिखावे को महत्व देने वाली इस दुनिया में उसे बेशर्म जिंदगी जीनी पड़ी। वह भविष्य में कैसे जिएगा? कमांड टावर पर चारों प्रिंसिपल वान हाओ को देखकर जोर से हंसे बिना नहीं रह सके, जो सड़क पर भागते चूहे की तरह था। ये लगातार मुसीबत खड़ी करने का नतीजा था। ठीक है, थोड़ा सबक काफ़ी है। सूमू ने हाथ हिलाया। प्रिंसिपल जोंगली को नीचे जाकर स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करने का इशारा किया।
ये बदमाश मुसीबत खड़ी करने में बहुत माहिर है, लेकिन शुक्र है कि वह पूरी तरह से बुरा नहीं है, हुआ जिक्सू ने संतोष से सिर हिलाया। वान कुनलुन ने अपनी दाढ़ी सहलाई और हंसते हुए कहा, मुझे ये बच्चा सच में काफ़ी पसंद है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाने के लिए आपको दूसरों को नाराज़ करना ही पड़ेगा। बस बात यह है कि वांग हाओ की भूख बहुत ज़्यादा है और उसने बहुत से लोगों को नाराज़ किया है। वह कितने साल का है? वु तियानलुन हंसा और सिर हिलाया। क्या तुम उम्मीद करते हो कि 17 साल का बच्चा हम बूढ़ों की तरह आसानी से मामले संभाल लेगा? इसलिए उसे अच्छी तरह सिखाने की ज़रूरत है। सू मू ने इमोशनल होकर आह भरी। वांग हाओ को पढ़ाने का रास्ता पक्का आसान नहीं होगा, सब लोग चुप हो जाओ। प्रिंसिपल जोंगली कमांड टावर पर खड़े होकर जोर से चिल्लाए। ये सुनकर स्टूडेंट्स ने कुछ देर के लिए वांग हाओ को जाने दिया और अपने बदबूदार मोजे रख दिए। वांग हाओ ने राहत की लंबी सांस ली। आखिरकार यह रुक गया। अगर वे ऐसे ही हंगामा करते रहे तो अपने नेचुरली परफेक्ट फुटवर्क के बावजूद वह बदबूदार मोजों के पहाड़ के नीचे दब जाएगा। सिलेक्शन कंपटीशन खत्म हो गया है। पॉइंट्स रैंकिंग में टॉप 500 स्टूडेंट्स को 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिया जाएगा। दूसरे स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन उनके पास काफ़ी पॉइंट्स नहीं थे, उनके लिए 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10 फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगी। जब तक आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तब तक आपको फ्यूचर में 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली रिक्रूट किया जा सकता है। प्रिंसिपल जोंगली ने जोर से रिजल्ट्स अनाउंस किए। जैसे ही उनकी आवाज़ धीमी हुई, नीचे आहों का कोरस गूंज उठा। अगर हम 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं ले पाए तो शायद टॉप 10 फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। टॉप 10 फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटीज़ से 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली रिक्रूट होना कैसे मुमकिन है? हाँ, मैंने सुना है कि टॉप 10 फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटीज़ में कई सालों से कोई स्पेशल रिक्रूट नहीं हुआ है। इस बार अलग है। वांग हाओ, उस मॉन्स्टर की वजह से कई होनहार स्टूडेंट अपना असली पोटेंशियल नहीं दिखा पाए। हालांकि मैं यह मानना नहीं चाहता, वांग हाओ का टैलेंट सच में अनसुना है। सिलेक्शन कंपटीशन में कुल 5 मिलियन पॉइंट्स थे और अकेले वांग हाओ ने 2.7 मिलियन पॉइंट्स हासिल किए। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जो कोई आम इंसान हासिल कर सके। दूसरे कंपटीशन जोन शायद इतने क्रेजी नहीं होंगे जितने ये वाला। मेरा अंदाज़ा है कि अगर उन्हें 1000 पॉइंट्स मिल जाएं तो दूसरे कंपटीशन जोन में पहला स्थान अविश्वसनीय होगा। हाँ, ये सही है। आखिरकार एवरेज तौर पर हर इंसान को सिर्फ 1 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। और जिया वेई और ले जुवान हैं, इन दोनों लड़कियों में से हर एक को 1 लाख से ज़्यादा पॉइंट्स मिले। धरती सच में मदर प्लैनेट के तौर पर अपने नाम पर खरी उतरती है, जिसने एक ही बार में 3 ऐसे चमत्कार पैदा किए हैं। चर्चा धीरे धीरे शांत होते देख प्रिंसिपल जोंगली ने फिर कहा, चुने गए 500 स्टूडेंट्स जो पॉइंट्स कमाएंगे वे 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बराबर होंगे। दूसरे शब्दों में, उनके एडमिशन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स वे पॉइंट्स होंगे जो उन्होंने इस सिलेक्शन कॉम्पिटिशन में हासिल किए थे। जैसे ही उनकी आवाज़ धीमी हुई, पूरी ऑडियंस में हंगामा मच गया। अरे बाप रे, मैंने सुना है कि 1.100,000 युआन के बराबर होता है। वांग हाओ को 2.7 मिलियन पॉइंट्स मिले, वह अमीर बनने वाला है। मुझे पता था कि 500,000 पॉइंट्स मिलने के बाद भी वांग हाओ को और पॉइंट्स क्यों चाहिए थे। तो यह उसका प्लान था। ज़रूर कोई अंदर की जानकारी होगी, नहीं तो वांग हाओ को पॉइंट्स और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बारे में कैसे पता चलता। तो वांग हाओ और कैदियों ने मिलीभगत की, ये पहले से तय था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नीचे स्टूडेंट्स की गुस्से भरी चीखें सुनकर प्रिंसिपल जोंगली ने शांति से कहा, चूंकि स्टूडेंट वांग हाओ ने न सिर्फ कैदियों के साथ मिलकर काम किया बल्कि सभी स्टूडेंट्स को जहर भी दिया, इसलिए उसकी हरकतें सच में बहुत बुरी थीं। इसलिए बड़े अधिकारियों ने तय किया है कि स्टूडेंट वांग हाओ को मिले 2.7 मिलियन पॉइंट्स इनवैलिड हैं। प्रिंसिपल जिंदाबाद, समझदार हैं। उस बदमाश वांग हाओ को आखिरकार उसकी सज़ा मिल ही गई। भगवान की भी आंखें हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वांग हाओ, तुम बड़ी मुसीबत में हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी स्टूडेंट्स जोर से हंस पड़े और आखिरकार अपने दिल की निराशा बाहर निकाल दी। 2.7 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बस गायब हो गए। ये बहुत मज़ेदार था। हे भगवान, 2.7 मिलियन बस ऐसे ही चले गए। भीड़ में मौजूद जिया वेई ने गहरी सांस ली, वह सच में चौंक गया। वेई, अगर वांग हाओ के पॉइंट्स को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में नहीं बदला जा सकता तो क्या वह हमारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को टारगेट करेगा? ले जुवान ने चिंता से पूछा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? जिया वेई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपनी बड़ी तलवार पकड़ते हुए गुस्से में कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वह मरते दम तक अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की रक्षा करेगी। देखो, वांग हाओ ऊपर जा रहा है। ले जुवान ने कमांड टावर की ओर इशारा किया। वह अभी ऊपर किस लिए जा रहा है? क्या वह सच में 2.7 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स वापस पा सकता है? जिया वेई ने मुंह बनाया, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
वांग हाओ, तुम यहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल जोंगली ने भौहें चढ़ाईं, सोच रहा था कि क्या ये बदमाश वांग हाओ फटने वाला है। वांग हाओ ने मासूमियत से कंधे उचकाए, चूंकि तुमने मेरे सारे पॉइंट्स जब्त कर लिए हैं, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ एक खजाने की नीलामी करने आ सकता हूँ। खजाने की नीलामी? प्रिंसिपल जोंगली हैरान रह गए। ये बदमाश अब क्या चाल चल रहा है? हाँ, मैं खुद को नीलाम करने का सोच रहा हूँ। वांग हाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं था कि 4 बड़ी यूनिवर्सिटी उसके दिखाए टैलेंट को देखकर लुभाएंगी नहीं। खुद को नीलाम करो। प्रिंसिपल जोंगली की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने तेजी से कहा, वांग हाओ, तुम क्या कह रहे हो? क्या हम सब इस बात पर राजी नहीं थे कि तुम तियानबेई यूनिवर्सिटी चुनोगे? अफसोस, लेकिन मुझे भी तो जीना है। वांग हाओ ने बेबस होकर आह भरी, फिर पास के प्रिंसिपल और टीचरों से गंभीरता से कहा, जो भी यूनिवर्सिटी मुझे चाहे, बस मुझे वापस खरीदने के लिए ज़्यादा कीमत चुका दे। ये सुनकर टीचर और प्रिंसिपल पहले तो हैरान रह गए, फिर सब एक्साइटेड हो गए। ऐसे टैलेंटेड इंसान को अपने साथ जोड़ना तो भगवान का दिया तोहफा था। लेकिन उन्हें हैरानी इस बात की थी कि इस जीनियस को सच में वापस खरीदने की ज़रूरत थी, जो सच में थोड़ा अजीब था। कमान टावर के अंदर सुमू गुस्से में था, अपनी दाढ़ी सहला रहा था और घूर रहा था। ये बदमाश उसके साथ यह चाल चल रहा था। बूढ़े सू, तुम कहाँ जा रहे हो? जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी शैतान है। वांग कुनलुन ने सू मुंह को कसकर पकड़ लिया, उसे जाने नहीं दिया। बूढ़े सू, क्योंकि वांग हाओ ने कहा है कि वह खुद को नीलाम करना चाहता है, तो मैं ठीक नहीं रहूंगा। हुआ जिक्सू ने शरारती मुस्कान दी और तुरंत ली हाओ को वांग हाओ को किसी भी कीमत पर वापस खरीदने का ऑर्डर दिया। हाँ, सही है, बूढ़े सू, हमने तुमसे सिर्फ वादा किया था कि हम वांग हाओ को नहीं लेंगे, लेकिन अब वांग हाओ खुद आगे आ गया है, तो तुम हमें अपनी बात न रखने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। वू तियानलुन ने भी जल्दी से बाहर के लोगों को मैसेज भेजा, उनसे कहा कि वे तमीज़ न दिखाएं और जल्दी से वांग हाओ को वापस खरीद लें। तुम तीनों बूढ़े, सुमू इतने गुस्से में था कि वह गुस्से से लाल हो रहा था। इस बार उसने सच में गलत अंदाज़ा लगाया था, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग हाओ इतना बेशर्म होगा कि खुद को नीलाम कर देगा। हमारी शिहुआ यूनिवर्सिटी 100,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देती है। ली हाओ जोर से चिल्लाया। तुम्हें 100,000 के लिए वांग हाओ चाहिए? तुम सपना देख रहे हो। हमारी डोंगयाओ यूनिवर्सिटी 500,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देती है। तुम सब कितने छोटे हो। हमारी वुनान यूनिवर्सिटी 1 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देती है। हमारी शिहुआ यूनिवर्सिटी 1 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स प्लस एक प्राइवेट स्पेसशिप। हमारी डोंगयाओ यूनिवर्सिटी 1.5 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स प्लस एक ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तीनों यूनिवर्सिटी को ऊंची से ऊंची बोली लगाते देख प्रिंसिपल जोंगली ने वांग हाओ को तारीफ भरी नज़रों से देखा। वह सच में एक छोटा लोमड़ी था, उसके अभी अभी 2.7 मिलियन पॉइंट्स कटे थे और अब वह तुरंत उन्हें वापस पा सकता था। नीचे बैठे स्टूडेंट्स ये सीन देखकर तुरंत हैरान रह गए। अरे बाप रे, तुम इसे ऐसे भी खेल सकते हो? मैं भी। जिया वेई की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठी और उसने पैसे के लालच में अपना हाथ उठाया। मुझे भी नीलाम होना है। जो भी सबसे ऊंची बोली लगाएगा, मैं उसके साथ जाऊंगी। लेजुवान शर्मा गई और उसने भी अपना छोटा सा हाथ उठाया, धीरे से कहा, मैं भी। ये देखकर सुम्यू को इतना गुस्सा आया कि उसने लगभग 1 लीटर खून थूक दिया। उसके दिल में उसने चाहा कि वह अभी बाहर जाकर उस छोटे बदमाश वांग हाओ को घसीट कर ले आए और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे अच्छी तरह पीट दे। हमारी शिहुआ यूनिवर्सिटी 1 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देती है। हमारी डोंगयाओ यूनिवर्सिटी 1.5 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देती है। हमारी वुनान यूनिवर्सिटी 2 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देती है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद स्टूडेंट्स यह पागलपन भरा सीन देखकर हैरान रह गए, उनके मन में एक बड़ा सा क्या बकवास है आया। वे सभी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे, सभी 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन इतना बड़ा गैप क्यों था? वांग हाओ प्रिंसिपल जोंगली के पास झुके और फुसफुसाए, जब तक आप मुझे 10 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देंगे, मैं तुरंत तियानबेई यूनिवर्सिटी चुन लूंगा ताकि आप वापस जाकर मेरे दादाजी को समझा सकें। क्या बकवास है। प्रिंसिपल जोंगली को लगा कि उनके दिल में हजारों घास मिट्टी के घोड़े दौड़ रहे हैं। दुनिया में इतना बेशर्म इंसान कैसे हो सकता है? वह तियानबेई यूनिवर्सिटी में शामिल होने के लिए साफ तौर पर मान गया था, लेकिन अब वह मौके पर ही कीमत बढ़ा रहा था। धत तेरे की, क्या उसकी कोई क्रेडिबिलिटी बची थी? ये तो सरासर ज़बरदस्ती वसूली थी। प्रिंसिपल जोंगली को और भी हैरानी इस बात से हुई कि इस सिलेक्शन कंपटीशन का टोटल स्कोर 5 मिलियन पॉइंट्स था, जो 5 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बराबर था। लेकिन वांग हाओ की मांगी गई कीमत टोटल स्कोर से 2 गुनी थी। उसने सच में सब कुछ देखा था। ये सोचकर प्रिंसिपल जोंगली वांग हाओ की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। इस तरह का बेईमान तरीका शायद सिर्फ वांग हाओ ही सोच सकता था, एक ऐसा आदमी जिसमें कभी कोई ईमानदारी नहीं थी।
उसे दे दो। सुम्यू की चिड़ी हुई आवाज़ प्रिंसिपल जोंगली के कानों में गूंजी। वह नहीं चाहते थे कि कोई और सरप्राइज हो। ये सुनकर प्रिंसिपल जोंगली ने वांग हाओ को तारीफ भरी नज़रों से देखा। सुम्यू को पीछे हटने पर मजबूर करने वाला शायद वांग हाओ ही था, वह आदमी जिसमें कोई ईमानदारी नहीं थी। हमारी तियानबेई यूनिवर्सिटी 10 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देती है। प्रिंसिपल जोंगली ने हाथ उठाया और चिल्लाए। हुश हुश। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, पूरे वेन्यू में हंगामा मच गया। यह उसके पिछले 2.7 मिलियन पॉइंट से 3 गुना ज़्यादा है। मेरा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सच में हैरान हूँ। जैसे ही वांग हाओ के पॉइंट्स लिए गए, उसने तुरंत और 10 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमा लिए। क्या कमाल का इंसान है। सिलेक्शन कंपटीशन का टोटल स्कोर 5 मिलियन पॉइंट्स है और उसने असल में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में उससे 2 गुने कमाए। हालांकि वांग हाओ के बहुत सारे खराब रिकॉर्ड हैं, लेकिन उसका टैलेंट सच में बहुत डरावना है। तो इससे उसे खुद को नीलाम करने और 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को मुकाबला कराने के लिए कैपिटल भी मिला। अच्छा टैलेंट होने पर ऐसा खेला जा सकता है। मैंने कुछ नया सीखा है। बदकिस्मती से हमारी किस्मत ऐसी नहीं है। प्रिंसिपल जोंगली के 10 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बताने के बाद वांग हाओ ने डील पक्की करते हुए कहा, तियानबेई यूनिवर्सिटी को बधाई, जिसने सबको पसंद आने वाले, फूलों के पीछे भागने वाले, बहुत समझदार, कॉस्मिक, सुपर, जिसे कोई हरा न सके, जीनियस वांग हाओ की बोली जीती है। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, पूरे वेन्यू में मजाक गूंज उठा। वह न सिर्फ बेशर्म था, बल्कि बहुत नार्सिसिस्टिक भी था। वांग हाओ, जब यह एक ऑक्शन है और हम अभी भी बोली लगा रहे हैं, तो तियानबेई यूनिवर्सिटी क्यों जीती? प्रिंसिपल ली हाओ चिल्लाए। बिल्कुल, हमारी शिहुआ यूनिवर्सिटी का रिजर्व प्राइस 15 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। हमारी वुनान यूनिवर्सिटी का 20 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। हमारा। बाकी 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को अपनी रिजर्व प्राइस बताते हुए सुनकर वहां मौजूद स्टूडेंट्स तुरंत रो पड़े। जब वे सभी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे तो इतना बड़ा गैप क्यों था? वांग हाओ की आंखों में चमक आ गई और उसने प्रिंसिपल जोंगली की ओर देखते हुए अपने मुंह के कोने से लार पोंछी। उसका मतलब लग रहा था, आप थोड़ा और क्यों नहीं देते? प्रिंसिपल जोंगली का गला लगभग भर आया। ये छोटा बदमाश बहुत बेशर्म था, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। 10 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ही बॉटम लाइन है। अगर तुमने दोबारा गड़बड़ करने की हिम्मत की तो मैं तुरंत तुम्हारे दादाजी से कांटेक्ट करूंगा। प्रिंसिपल जोंगली ने वांग हाओ को घूरा। वांग हाओ ने गर्दन सिकोड़ ली। उसे अब भी अपने दादाजी से एक अजीब सा डर था, जिनके साथ मार्शल सम्राटों को भी इज्जत से पेश आना पड़ता था। अगर प्रिंसिपल जोंगली सच में उनकी रिपोर्ट करने जाते तो भले ही उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन उनकी बुरी तरह पिटाई होती। इसलिए उन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए ये सब करना सही नहीं था। वांग हाओ, फिर से सोचो। हमारी शिहुआ यूनिवर्सिटी 25 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने को तैयार है। प्रिंसिपल ली हाओ अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। चुप रहो, वांग हाओ ने ठंडी आवाज़ में कहा। वांग हाओ, तुम मुझे कैसा इंसान समझते हो? क्या मैं ऐसा इंसान हूं जो कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए झुक जाऊंगा? जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, ऑडियंस में मौजूद सभी लोगों के पसीने छूट गए। बेशर्म, बिल्कुल बेशर्म। वह कौन था जिसने पॉइंट्स के लिए कैदियों से तुरंत दोस्ती कर ली और फिर उनके साथ साठगांठ कर ली? वो कौन था जिसने लाखों स्टूडेंट्स को जहर देकर सारे पॉइंट्स पा लिए? वो कौन था जिसने अपने पॉइंट्स पूरी तरह से ले लिए जाने के बाद अपनी ईमानदारी भी छोड़ दी और सीधे खुद को नीलाम कर दिया? और अब भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो कह सके कि वो कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए झुकेगा नहीं। तुम पहले क्या कर रहे थे? और मैं? ज़िया वेईवेई ने अपना छोटा हाथ उठाया और चिल्लाई, मैं भी नीलाम होना चाहती हूँ। प्रिंसिपल जोंगली का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने डांटा, अगर तुमने कोई दिक्कत करने की हिम्मत की तो मैं तुरंत तुम्हारे दादाजी को बुलाऊंगा और उनसे तुम्हें ठीक करवाऊंगा। ज़िया वेईवेई तुरंत शांत हो गई, बस एक लंबा चेहरा बना पाई जो दुनिया की नाइंसाफ़ी को दिखा रहा था। युजुवान का चेहरा उलझन में पड़ गया क्योंकि वो सोच रही थी कि इसके लिए लड़ने की कोशिश करे या नहीं। युजुवान, भूल मत जाना कि तुम्हारी माँ अब कहाँ है। प्रिंसिपल जोंगली ने बार बार चेतावनी दी। ये सुनकर युजुवान ने बेबसी से आह भरी। इस बार उसने सच में गलत अंदाज़ा लगाया था। उसकी माँ सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद तियानबेई यूनिवर्सिटी चली गई थी और शायद अब तक उसने युवानगुआंग इक्विपमेंट स्टोर खोल लिया होगा। मीटिंग जल्दी खत्म हो गई और दोनों लड़कियां बस मुंह बना रही थीं, हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देख रही थीं, इस उम्मीद में कि दूसरी यूनिवर्सिटी के टीचर उन्हें वापस खरीदने के लिए बोली लगाएंगे। लेकिन आखिर में किसी ने उन्हें आवाज़ नहीं दी, जिससे दोनों लड़कियों को तुरंत अजीब लगा। वांग हाओ को नीलाम करके इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कैसे मिल सकते थे, जबकि उनके पास नीलाम होने की क्वालिफिकेशन भी नहीं थी। इस बीच वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया और अकड़कर रेस्टिंग रूम की तरफ चला गया। वह अब भी उसके पॉइंट्स लेना चाहता था, लेकिन अब उसे सब कुछ उगलना था, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट।
कमान टावर। सुम्यू इतना गुस्से में था कि उसकी दाढ़ी खड़ी हो गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इस छोटे बदमाश ने सच में उसके साथ यह चाल चलने की हिम्मत की। इतनी कम उम्र में उसके तरीके पहले से ही बहुत शानदार हैं। इंटरस्टेलर फेडरेशन में भविष्य में उसके लिए ज़रूर जगह होगी। हुआ जिक्सू ने अपनी दाढ़ी सहलाए, इमोशन से आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह जानता है कि हमें अंदरूनी झगड़े में धकेलने के लिए अपने फ़ायदे का इस्तेमाल कैसे करना है। मुझे कहना होगा, ये छोटा सा वांग हाओ बहुत दिलचस्प है। वांग कुनलुन खिलखिला कर हंसा, उसे वांग हाओ का बहुत अच्छा इंप्रेशन था। इतना इंटरेस्टिंग क्या है? अगर तुम तीनों बूढ़े लोग मस्ती नहीं कर रहे होते तो इस बदमाश को 10 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कैसे मिलते? सू म्यू ने गुस्से से कहा। अगर तुम्हें लगता है कि 10 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं तुम्हें 30 मिलियन 40 मिलियन दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे वांग हाओ दे दो। वू तियानलुन ने पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए अपना स्मार्ट ब्रेसलेट थपथपाया। सू म्यू ने आसमान की तरफ देखा, बेवकूफ़ बनने का नाटक करते हुए। वांग हाओ चाहिए? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि वांग हाओ का मेंटल डेवलपमेंट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। वह साफ साफ समझता है कि उसे क्या चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमें उसके लिए कोई रास्ता अरेंज करने की ज़रूरत है, उसे अपना रास्ता खुद बनाने दो। हुआ जिक्सू ने अजीब सी टेंशन कम करने के लिए जल्दी से टॉपिक बदल दिया। सही बात। तीनों प्रिंसिपल्स ने सहमति में सिर हिलाया। हुआ जिक्सू मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हम वांग हाओ को बाहर जाकर अपना रास्ता खुद बनाने दे रहे हैं तो उसके पास खुद को बचाने का कोई तरीका तो होगा ही। उसकी बात खत्म होने से पहले 3 लोगों ने उसे बुरी नज़र से देखा। अगले दिन सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले लाखों स्टूडेंट एक के बाद एक चले गए और वांग हाओ समेत सिर्फ 500 चुने हुए स्टूडेंट ही बचे। इन 500 लोगों में वांग हाओ, जिया वेईवेई और ले जुवान के अलावा जो धरती से थे, जुओ चाओ, डिंग हॉक्सुआन और डिंग हाओजी भी कामयाब हुए। असल में अपनी लड़ने की ताकत के साथ उन तीनों का चुना जाना मुश्किल होता। लेकिन वांग हाओ के इतने सारे पॉइंट जमा करने के बाद 4.6 मिलियन में से 4.4 मिलियन स्टूडेंट को कोई पॉइंट नहीं मिला, जिससे वे तीनों अपने कम पॉइंट के साथ कामयाब हो गए। जिया वेईवेई और ले जुवान एक तरफ खड़े थे और लड़के क्लासमेट लगातार उनकी कॉन्टैक्ट जानकारी मांगने आ रहे थे। लेकिन जिया वेईवेई को बेरुखी से अपनी बड़ी तलवार निकालते देखने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह दोबारा उसके पास जाए। मैं कहता हूँ, जिया न्यू, तुम्हें लोगों को इस तरह डराने की ज़रूरत नहीं है ना? वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया। जिया वेईवेई ने वांग हाओ को गुस्से से घूरा। वह अभी भी इस बात से गुस्से में थी कि कल उसकी नीलामी नहीं हो पाए। उसकी नीलामी क्यों नहीं हो सकी, लेकिन वांग हाओ, वह बदमाश हो गया। वांग हाओ, क्या तुम सब तियानबेई यूनिवर्सिटी चुन रहे हो? जुओ चाओ पास आया और पूछा। वांग हाओ ने सिर हिलाया। हम तियानबेई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और प्रिंसिपल जोंगली अभी भी हमारे प्रिंसिपल रहेंगे। मैं और मेरा भाई डोंग्याओ यूनिवर्सिटी चुन रहे हैं। अब से हम अपने अपने रास्ते जाएंगे। डिंग हाओजी अपने छोटे भाई डिंग हाओक्सुआन के साथ वहां आया। तो फिर तुम कौन सी यूनिवर्सिटी चुन रहे हो? ले जुवान ने जुओ चाओ को हैरानी से देखा। जुओ चाओ मुस्कुराया और बोला, मैं शिहुआ यूनिवर्सिटी चुन रहा हूँ। डोंग्याओ यूनिवर्सिटी, शिहुआ यूनिवर्सिटी। वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई। तो चलो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं तुम लोगों से मिलने आऊँगा। ज़रूरत नहीं। तीनों ने तुरंत उसे रोका, फिर बिना कुछ सोचे समझे मुड़े और चले गए। धरती पर 100 स्कूल कंपटीशन से लेकर 4 बड़ी यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन कंपटीशन तक उन्होंने साफ देख लिया था कि वांग हाओ कितनी परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर वे सच में वांग हाओ को अपने पास आने देते तो वे गारंटी दे सकते थे कि उनकी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए वे वांग हाओ, इस चलते फिरते मुसीबतों को बुलाने वाले से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रख सकते थे। उनका क्या मतलब है? वांग हाओ ने जिया वेईवेई और ले जुवान को हैरानी से देखा। तुम्हें ये भी नहीं पता? वे कह रहे हैं कि तुम बहुत घटिया हो। जिया वेईवेई ने वांग हाओ को नफरत भरी नज़र से देखा। फफ, ले जुवान ने अपने लाल होंठ ढक लिए और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। जिया न्यू, मैंने अभी तक तुमसे मेरे पॉइंट्स चुराने का हिसाब भी नहीं लिया है और तुम फिर भी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कर रही हो। वांग हाओ ने जिया वेईवेई को गुस्से से घूरा। तुम्हारे पॉइंट्स चुराने में क्या गलत है? जब तुम धरती पर थी तो तुमने मुझे किस भी किया था, यंग लेडी। मैंने तुमसे हिसाब नहीं लिया है, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। जिया वेईवेई ने बदतमीजी से जवाब दिया। जिया न्यू, तुमने कहा था। वांग हाओ का शरीर फड़क उठा और वह जिया वेईवेई के सामने आ गया। ओह नो, जिया वेईवेई चिल्लाई। वह अपनी बड़ी तलवार निकालकर वांग हाओ को मार डालना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके होठों को किस किया जा रहा है और उस बदमाश वांग हाओ ने उसे फिर से किस किया। हे भगवान! ले जुवान ने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया।
पिछली बार वान हाओ ने लिन टिंगबाई और गाओ डैमेई की शादी में जिया वेईवेई को किस किया था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग थे और इससे बुरा इंप्रेशन पड़ा, इसलिए यह बात आखिर में अनसुलझी रह गई। लेकिन इस बार वान हाओ ने सच में जिया वेईवेई को फिर से किस किया। अगर जिया वेईवेई अब पागल नहीं होती तो ये सच में यकीन नहीं होता। आह, तुम बिगड़े हुए, मैं आज तुम्हें मार डालूंगी। जिया वेईवेई ने वान हाओ को धक्का दिया, उसका गुस्सा बढ़ गया और उसके हाथ में बड़ी तलवार अचानक जोर से उछली। क्या तुम मुझे मार सकते हो? वान हाओ ने नफरत से होंठ सिकुड़े। जिया वेईवेई की ताकत बहुत ज्यादा थी, उससे भी ज्यादा, लेकिन उसकी कमजोरी उसकी स्पीड थी, वह बिल्कुल भी तेजी से नहीं चल सकती थी। भाड़ में जाए। जिया वेईवेई दहाड़ी, उछली, बड़ी तलवार अपने सिर के ऊपर उठाई और वान हाओ पर जोर से वार किया। बहुत बढ़िया, चलो पहली तलवार ट्राई करते हैं, क्लाउड शैटरिंग स्काई स्लैश। वान हाओ की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उसके पैर जमीन पर जोर से पड़े, उसने अपनी पीठ से बड़ी तलवार निकाली और उसके शरीर की असली क्यूई तुरंत बड़ी तलवार में भर गई। जिया वेईवेई के वार का सामना किया। खटखट, दोनों तलवारें टकराईं, एक तेज मेटल की टक्कर की आवाज आई और हर तरफ चिंगारियां उड़ीं। धमाका। वान हाओ को बड़ी तलवार से एक बहुत ज्यादा ताकत महसूस हुई, जो फिर उसके शरीर से होते हुए जमीन पर पहुंची और उसके पैर कीचड़ में धंस गए। इसी तरह जिया वेईवेई को भी एक भारी तलवार की कुई सीधे अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। फफ, अगले ही सेकंड जिया वेईवेई ने मुंह भर ताज़ा खून थूका और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। वान हाओ भी ज्यादा ठीक नहीं था, उसका आधा शरीर पूरी तरह से कीचड़ में डूबा हुआ था और उसके हाथ में तेज दर्द हुआ। इस जिया नियू में इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है? वान हाओ ने जिया वेईवेई को देखा, जो जमीन पर पड़ी थी, शौक में। इतना नाजुक शरीर इतनी ताकत कैसे छोड़ सकता है? वेईवेई। लेजुवान चौंक गया और जल्दी से जिया की मदद करने गया। वेईवेई ऊपर, और वहां मौजूद सभी लोगों की पलकें झपक गईं, वे अपने सामने के सीन को देखकर हैरान रह गए। क्या ये दोनों अजीब लोग सच में हाई स्कूल के स्टूडेंट थे? उनकी तुलना में उन्हें तुरंत अपनी जिंदगी पर शक हुआ, उन्हें लगा जैसे वे अपना समय और अपने माता पिता की मेहनत की कमाई पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। पास खड़े टीचर और प्रिंसिपल वान हाओ को देखकर चौंक गए। अभी अभी किया गया उसका तलवारबाजी वाला मूव पक्का नेचुरल परफेक्शन की हद तक पहुंच गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वान हाओ ने, जिन 3 मार्शल आर्ट्स में नेचुरल परफेक्शन हासिल किया था, उनके अलावा एक चौथा मार्शल आर्ट भी नेचुरल परफेक्शन के साथ सीख लिया हो? ये सोचकर टीचर और प्रिंसिपल काफी देर तक संभल नहीं पाए। 17 साल की उम्र में कौन सा दूसरा जन्मा हुआ शैतान 4 मार्शल आर्ट्स को नेचुरल परफेक्शन के साथ सीख सकता है? हाँ, अच्छे बच्चे, तुमने अपने पिता को शर्मिंदा नहीं किया। एक जोरदार हंसी सुनाई दी और शिहुआ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हुआ जिक्सू आसमान से उतरे, वान हाओ के बगल में उतरे, फिर वान को खींच लिया। हाओ कीचड़ से बाहर निकला। मार्शल एम्परर। पास में खड़े 500 स्टूडेंट्स ने आंखें चौड़ी करके कहा। हवा में तैरता हुआ वह रूप पक्का एक मार्शल एम्परर था। तुम हो? वान हाओ ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारे बूढ़े आदमी का लाइटनिंग स्टेप मैंने सिखाया था। तुम मुझे क्या कहोगे? हुआ जिक्सू ने अपनी दाढ़ी सहलाई और जोर से हंसा। वान हाओ की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने बेशर्मी से अपनी ईमानदारी को फिर से किनारे कर दिया और आज्ञाकारी होकर पुकारा, ग्रैंड मास्टर। हा, हुआ जिक्सू ने अपना सिर पीछे किया और हंसा, जैसा कि मेरे अच्छे शिष्य पोते से उम्मीद थी। आज ग्रैंड मास्टर तुम्हें लाइटनिंग स्टेप का एडवांस्ड वर्जन, लाइट स्पीड स्टेप सिखाएंगे। बोलने के बाद उसने वान हाओ के ग्लैबेला पर टैप किया, फिर हवा की तरह चला और सैकड़ों मीटर दूर तक चमकते हुए आफ्टर इमेज के निशान छोड़ता गया। गल्प। स्टूडेंट्स ने अपनी लार निगल ली। वान हाओ का स्पोर्टर असल में एक मार्शल एम्परर था। वान हाओ का शरीर कांप उठा और लाइट स्पीड स्टेप का कल्टीवेशन मेथड उसके दिमाग में आ गया। उसने थोड़ा सा त्योरियां चढ़ाईं और अपने दिमाग में लाइट स्पीड स्टेप और हुआ जिक्सू के रास्ते के आधार पर वह थोड़ा लड़खड़ाते हुए लाइट स्पीड स्टेप पर चलते हुए आगे बढ़ने लगा। सिस्टम नोटिफिकेशन। चून की होस्ट ने लाइटनिंग स्टेप को नेचुरल परफेक्शन तक मास्टर कर लिया है और लाइट स्पीड स्टेप के लिए कल्टीवेशन मेथड हासिल कर लिया है, इसलिए आपको लाइट स्पीड स्टेप को उसके पीक पर पाने के लिए सिर्फ 1 मिलियन विलेन पॉइंट्स खर्च करने होंगे। वान हाओ थोड़ा सा हैरान होकर उसने अपने मन में सिस्टम को आवाज दी, एक्सचेंज। अगले ही सेकंड हुआ जिक्सू जिस रास्ते पर चला था वह वान हाओ के दिमाग में साफ दिखाई दिया। कमांड सेंटर के अंदर तीनों हेडमास्टर वीडियो में वान हाओ को घूरते रहे, काफी देर तक संभल नहीं पाए। एक 17 साल के लड़के ने असल में 4 परफेक्ट मार्शल आर्ट टेक्निक समझ ली थी, वे हैरान कैसे नहीं होते। खासकर क्लाउड ब्रेकिंग स्काई स्लैश वाला मूव, जिससे उन्हें थोड़ा डर लगा। यह एक बहुत पावरफुल तलवार टेक्निक थी, लेकिन क्योंकि वान हाओ की ताकत काफ़ी नहीं थी, इसलिए वह अपनी पूरी तबाही मचाने वाली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सका। बूढ़े सू, क्या तुम्हें पक्का है कि किसी ने वान हाओ को नहीं सिखाया? वान कुनलुन ने पूछा। सू म्यू ने अपना सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता। तुम सब इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हो?
वू तियानलुन ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, अगर कोई वांग हाओ को सिखा भी दे तो भी वे इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वरना वे इतनी ज़बरदस्त तलवार की टेक्निक क्यों सिखाते। ये सुनकर सू म्यू ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, जिससे पता चला कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सोच लिया था। हाँ, सही है, सबके अपने मौके होते हैं, हम इतनी परेशानी क्यों उठाते हैं। वांग कुनलुन ने वीडियो में सोच में डूबे वांग हाओ को देखा। बूढ़े सू, तुम्हें क्या लगता है कि वांग हाओ को लाइट स्पीड स्टेप सीखने में कितना समय लगेगा। सू म्यू ने अपनी ठुड्डी खुजाई, ये कहना सच में मुश्किल है। उस समय त्यानी को इसे सीखने में 3 महीने लगे थे, लेकिन मैं सच में इस बच्चे वांग हाओ को समझ नहीं पा रहा हूँ। असल में बूढ़े हुआ को वांग हाओ को फुटवर्क सिखाने देना बेकार है। वू तियानलुन ने गुस्से से कहा, अच्छा होगा कि मैं अपनी तानाशाह की ताकत सीख लूँ। अब अपनी तानाशाह की ताकत सीखने का क्या फ़ायदा। एक ही झटके में किसी को मारने के अलावा ये किसी ताकतवर दुश्मन का सामना करने पर और क्या कर सकती है। सू म्यू ने वू तियानलुन को घूरा। ये सोचकर कि वह वांग हाओ को बाहर जाकर घूमने देना चाहता था, उसने हुआ जिक्सू को वांग हाओ को लाइट स्पीड स्टेप सिखाने देने का फैसला किया, ताकि अगर भविष्य में उसे कोई बड़ी मुसीबत आए तो वह बच सके। लेकिन अगर उसने अटैकिंग टेक्निक सीख ली और फिर उसे कोई बड़ा खतरा मिला तो क्या वह बस आगे बढ़कर मौत से लड़ेगा। हे भगवान, क्या राक्षस है। वांग कुनलुन ने वीडियो में वांग हाओ को बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा। बूढ़े आदमी सू, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वांग हाओ ने पहले लाइट स्पीड स्टेप नहीं सीखा है। वू तियानलुन ने सू म्यू को शक से देखा। सू म्यू ने जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि अगर उसे लाइट स्पीड स्टेप पता होता तो वह इतने समय से लाइटनिंग स्टेप का इस्तेमाल कर रहा होता। वू तियानलुन हैरान रह गया। भले ही वांग हाओ ने लाइटनिंग स्टेप में मास्टरी कर ली हो, लेकिन उसे लाइट स्पीड स्टेप को सिर्फ एक बार देखकर पूरी तरह से नहीं सीखना चाहिए था, है ना। ये जानना ज़रूरी है कि लाइट स्पीड स्टेप सीखने में बहुत मुश्किल और मुश्किल होने की वजह से ही इसका कमज़ोर वर्जन लाइटनिंग स्टेप सामने आया था। आइडिया ये था कि सीखने वाले पहले कुछ आसान सीखें और फिर मुश्किल चीज़ों पर आगे बढ़ें। लेकिन अब वांग हाओ ने इसे सिर्फ हुआ जिक्सू को एक बार दिखाते हुए देखकर सीख लिया था। अगर यह बात बाहर आ गई तो कौन यकीन करेगा। इस समय हुआ जिक्सू ने अपनी आंखें मली, वांग हाओ की तरफ देखा, फिर अपनी आंखें मली और फिर से देखा, जब तक उसे यह पक्का नहीं हो गया कि वांग हाओ ने सच में लाइट स्पीड स्टेप को बहुत अच्छे से दिखाया है। तभी उसने धीरे से एक लाइन बोली, एक बेमिसाल टैलेंट। इसी तरह पास में मौजूद 500 चुने हुए स्टूडेंट्स भी ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, जो उछलते हुए वांग हाओ को हैरान होकर देख रहे थे। क्या ये वांग हाओ है जिसने 4.6 मिलियन स्टूडेंट से आधे से ज़्यादा पॉइंट्स छीन लिए। ये टैलेंट बहुत डरावना है ना। खासकर चेन याओ, जिसकी लेवल 3 फाइबर बुलेट प्रूफ वेस्ट वांग हाओ ने छीन ली थी, अपने मन में तेजी से सोच रहा था कि वांग हाओ से फाइबर बुलेट प्रूफ वेस्ट वापस मांगे या नहीं। वांग हाओ के टैलेंट को देखते हुए उसके भविष्य के अचीवमेंट्स डरावने होंगे, जैसा कि कोई भी बता सकता था। और वांग हाओ का स्पोर्टर तो एक मार्शल एम्पर भी था। ये सोचने के बाद चेन याओ ने पक्का फैसला किया कि वह लेवल 3 फाइबर बुलेट प्रूफ वेस्ट वापस नहीं मांगेगा। वह वांग हाओ को फॉलो करने, वांग हाओ का सबॉर्डिनेट बनने और उसके भविष्य के लिए लड़ने के लिए तियानबे यूनिवर्सिटी जाना चाहता था। कियान वानयान का भी चेन याओ जैसा ही आइडिया था। उसने भी फैसला किया कि वह लेवल 3 एनर्जी शील्ड ब्रेसलेट वापस मांगो, इसे वांग हाओ को ट्रिब्यूट समझो और भविष्य में वांग हाओ को फॉलो करने की नींव रखो। यह आदमी कैसा मॉन्स्टर है। जिया वेई का मुंह खुला रह गया, वह हैरान होकर वांग हाओ को देख रहा था। क्या सच में दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ एक बार देखकर कुछ सीख सकता है और नई सीखी हुई मार्शल आर्ट को भी मास्टरी के शिखर तक समझ सकता है, जैसा कि मार्शल जेनवेई के बेटे से उम्मीद थी। उसका मॉन्स्टर टैलेंट दुनिया को हैरान कर देता है, लेजुवान ने धीरे से कहा। हालांकि वांग हाओ थोड़ा बेशर्म था, लेकिन उसका टैलेंट सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तुमने कहा कि वह किसका बेटा है? जिया वेई फिर से चौंक गई। अगर तुम्हें पता भी है तो इसे सबको मत बताना। वांग हाओ की आइडेंटिटी बहुत सेंसिटिव है। लेजुवान ने जिया वेई का मुंह बंद किया और उसका सिर थोड़ा हिलाया। लेकिन ऐसा नहीं लगता। जिया वेई ने वांग हाओ की तरफ देखा और उसके मन में वांग त्यानी का डिस्क्रिप्शन याद आ गया। वे पूरी तरह से दो एक्सट्रीम थे। शायद ऐसा बनने के लिए उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। लेजुवान ने धीरे से आह भरी। एक मार्शल का बेटा धरती पर आ गया। उस दौरान उसने क्या क्या झेला, शायद सिर्फ वांग हाओ ही समझ पाएगा। लेकिन जिस टोन में वांग हाओ ने कहा कि जब वह धरती पर होगा तो रॉयल एकेडमी को खत्म कर देगा, उससे पता चलता था कि वांग हाओ ने उस समय बहुत कुछ झेला होगा। जिया वेई ने अपना छोटा सा सिर झुकाया, अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि मार्शल जेनवेई इतना नेक क्यों था, जबकि वांग हाओ इतना घटिया क्यों था। इस समय वांग हाओ रुका और उसे एहसास हुआ कि लाइट स्पीड स्टेप ने न सिर्फ उसे तेज बनाया बल्कि दूसरों के हमलों से बचने के लिए उसे और ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी बनाया।
अगर ओरिजिनल लाइटनिंग सटेप सिर्फ मार्शल मास्टर के हमलों से बच सकता था, तो लाइट स्पीड सटेप मार्शल एंसेस्टर के हमलों से बच सकता था। ये सच में कमाल का फुटवर्क है। वान हाउ जोर से हंसा और अपने मन में सिस्टम से कहा, लाइट स्पीड सटेप को मास्टरी के शिखर तक पहुंचाओ। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई। लाइट स्पीड सटेप मास्टरी के शिखर पर पहुंच गया है, जिसकी कीमत 10 मिलियन विलेन पॉइंट्स है। वान हाउ को बहुत दर्द हुआ। उसके पास फिर से सिर्फ 1 मिलियन पॉइंट्स बचे थे। ऐसा लग रहा था कि तियानबेई यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद उसे कोई बड़ा काम करने का तरीका ढूंढना होगा। ग्रैंड मास्टर, मैंने लाइट स्पीड सटेप सीख लिया है। क्या आपके पास मेरे लिए कोई इनाम है? वान हाउ हुआ जिक्सू के सामने आया, उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। एक मार्शल एम्परर की पहचान के साथ, वह जो भी चीज़ यूं ही निकाल ले, वह बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना? ये सुनकर हुआ जिक्सू थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वह भी वान हाउ को कुछ इनाम देना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह वान हाउ से मिलेगा, इसलिए वह कुछ भी अच्छा नहीं लाया था। अगर वह अब कुछ निकालता तो इससे उसकी इमेज ही खराब होती। खांसी खांसी हुआ जिक्सू खांसा, जिससे उसकी अजीब हालत थोड़ी कम हुई। अच्छे ग्रैंड डिसाइपल, आपके पास पहले से ही परफेक्ट लाइटनिंग सटेप था, इसलिए लाइट स्पीड सटेप सीखना नेचुरली बहुत आसान था। चूंकि यह इतना आसान था, तो क्या तुम अब भी अपने ग्रैंड मास्टर से इनाम मांगने की हिम्मत रखते हो? हाँ, मैं हूँ। वान हाउ ने सिर हिलाया। खांसी खांसी हुआ जिक्सू का गला रुंध गया और वह लगभग बेहोश हो गया। इस छोटे से बदमाश से निपटना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? अभी भी इतनी बेशर्मी। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे ग्रैंड मास्टर शर्मिंदा थे? अच्छे ग्रैंड डिसाइपल, जब तक तुम लाइट स्पीड सटेप को मास्टरी के शिखर तक समझ सकते हो, तब तक तुम्हारे ग्रैंड मास्टर तुम्हें जरूर एक बहुत बड़ा इनाम देंगे। हुआ जिक्सू ने वान हाउ के कंधे पर थपथपाया, खुद को इतना चालाक होने के लिए तारीफ किए बिना नहीं रह सका। कुछ शब्दों से उसने अजीब स्थिति को कम किया और वान हाउ को उसे परेशान करने से भी रोक सका। साथ ही हुआ जिक्सू ये भी हिसाब लगा रहा था कि वान हाउ को लाइट स्पीड सटेप को मास्टरी के शिखर तक समझने में कितना समय लगेगा। क्या यह 1 साल होगा या 2 साल? अगर ऐसा है तो ग्रैंडपा मास्टर, जल्दी से वह सुपर इनाम निकालो जिसका तुमने जिक्र किया था। वान हाउ ने जोश में अपने लाइट स्पीड स्टेप्स पूरे नेचुरल तरीके से चलाए। हुआ जिक्सू के पास वापस आया और इनाम मांगने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। गल्प हुआ जिक्सू ने गटकते हुए महसूस किया कि उसका बूढ़ा चेहरा एक पल में सूज गया। उसने लाइट स्पीड स्टेप्स को परफेक्ट नेचुरल तरीके से करने में 10 साल से ज़्यादा समय लगाया था, फिर भी वान हाउ ने इसे 10 मिनट से भी कम समय में सीख लिया था। क्या यह एक सपना था? जब वान हाउ ने लाइट स्पीड स्टेप्स को परफेक्ट नेचुरल तरीके से दिखाया, तो दुनिया तुरंत शांत हो गई। हर किसी को गाली देने का मन हुआ। लाइट स्पीड स्टेप्स को 1 दर्जन मिनट में परफेक्शन की हद तक सीखने के बाद भी वे ये समझ सकते थे, क्योंकि वान हाउ ने पहले लाइटनिंग स्टेप्स का कमज़ोर वर्जन सीखा था और उसे परफेक्ट नेचुरल तरीके से किया था। लेकिन लाइट स्पीड स्टेप्स को सिर्फ 1 दर्जन मिनट में परफेक्ट नेचुरल तरीके से करना, यह क्या बकवास थी? क्या कोई सच में सिर्फ 1 दर्जन मिनट में मार्शल आर्ट में महारत हासिल करके नेचुरल हो सकता है, उस लेवल तक पहुंच सकता है जिसे पाने में पुरानी पीढ़ी को दशकों, यहाँ तक कि दसियों साल लग गए थे? लेकिन सच उनके सामने थे, उनके पास यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जिया वेई आराम पाने के लिए ले जुवान की बाहों में और करीब आ गई। उसने कसम खाई कि वह इस जिंदगी में कभी वान हाउ से दोबारा नहीं मिलेगी, वह इंसान ही नहीं था। जब हम तियानबेई यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, तो हमें वान हाउ से जितना हो सके उतना कांटेक्ट करने से बचना चाहिए। मुझे डर है कि इस ज़बरदस्त टैलेंट को दोबारा देखकर हमारा कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा, ले जुवान ने सांस छोड़ते हुए कहा। हम जिया वेई ने ले जुवान की बाहों में लिपटे हुए जोर से अपना छोटा सा सिर हिलाया। कमांड टावर के अंदर तीनों हेडमास्टर्स ने एक दूसरे को देखा। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे वे अब इस दुनिया को नहीं समझते। क्या वे सच में बूढ़े हो गए थे? क्या वे अब इस जमाने के नहीं रहे? बूढ़े सू, क्या तुम्हें यकीन है कि हम चारों वान हाउ को सिखा सकते हैं? वान कुनलुन ने बिना कुछ कहे पूछा। सू म्यू ने सिर हिलाया। हम उसे कुछ समय के लिए सिखा सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। इस बच्चे की भविष्य की कामयाबियां निश्चित रूप से कुछ ऐसी होंगी जिन्हें आप और मैं सिर्फ देख सकते हैं। चलो अभी इस बात की चिंता न करें कि इस बच्चे की भविष्य की कामयाबियां कितनी बड़ी होंगी। देखते हैं कि ओल्ड मैन हुआ आगे क्या करने वाला है। वो त्यानलुन अपनी हंसी रोक नहीं सका। चूंकि उन्हें सू म्यू का इन्विटेशन मिला था और यह एक फर्स्ट ईयर प्लैनेट पर सिलेक्शन कंपटीशन के लिए था, इसलिए उन्होंने कुछ खास होने की उम्मीद नहीं की थी। इसलिए वे हल्के सामान के साथ यात्रा पर निकले थे, अपने साथ कुछ भी नहीं लाए थे। लेकिन अब हुआ जिक्सू ने सोचा था कि वह समय रोक सकता है और वान हाउ को बाद में इनाम दे सकता है। किसने सोचा होगा कि उनका सामना वान हाउ से होगा, यह मॉन्स्टर टैलेंट जो नियमों के हिसाब से नहीं खेलता था। अब ओल्ड मैन हुआ ने सच में खुद को बेवकूफ़ बना लिया है। वान कुनलुन भी जोर से हंस पड़ा।
अगर लोगों को पता चले कि शिहुआ यूनिवर्सिटी के जाने माने हेडमास्टर हुआ जिक्सू एक जूनियर के लिए इनाम भी नहीं ला सकते, तो क्या वे जोर जोर से नहीं हंसेंगे? वू तियानलुन की हंसी रुक गई, उसे सांस लेने के लिए अपनी छाती थपथपानी पड़ी। ये तो सबसे मज़ेदार बात भी नहीं है। सच में शर्म की बात तो यह है कि एक जूनियर से किया वादा पूरा न कर पाना, वान कुनलुन ने कहा। तुम दोनों बूढ़े। सू मू ने अपना सिर हिलाया। इस आदमी को उसने बुलाया था, वह हुआ जिक्सू को यहाँ कैसे बेइज्जत होने दे सकता था? जैसे ही हुआ जिक्सू अजीब तरह से सोच रहा था कि क्या करे, कमान टावर से एक सफ़ेद रोशनी निकली और उसके हाथ में आ गिरी। करीब से देखने पर वह एक लकड़ी का बक्सा था। उसी समय सूमू की आवाज़ उसके कान में आई, ये तानाशाह की सेना के लिए बूढ़े आदमी वो का साधना का तरीका है। ये सुनकर हुआ जिक्सू ने राहत की गहरी सांस ली, अब उसे अजीब नहीं लग रहा था। क्या यह मेरे लिए है? वांधाओ की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से हुआ जिक्सू के हाथ से लकड़ी का बक्सा छीना, उसे खोला और एक सोने की जिल्द वाली किताब देखी जिस पर 3 ताकतवर अक्षर टायरेंट फोर्स लिखे थे। हुआ जिक्सू ने अपना सिर हिलाया। ये बच्चा सच में बहुत जाना पहचाना था, बिल्कुल भी शर्म नहीं दिखा रहा था। हुआ जिक्सू ने समझाया, ये टायरेंट फोर्स असली क्यूई इस्तेमाल करने का एक तरीका है। यह एक ही जगह पर असली क्यूई इकट्ठा कर सकता है और फिर किसी दुश्मन के संपर्क में आने पर तुरंत उसके शरीर में इंजेक्ट कर सकता है, उसके सभी सेल्स को खत्म कर सकता है और इस तरह उसे एक ही झटके में मार सकता है। एक ही बार में मार। वांधाओ बहुत खुश हुआ। अगर ऐसा था तो ये तानाशाह की सेना काफ़ी बड़ा खजाना थी। वैसे दादाजी मास्टर, क्योंकि यह हमारी पहली मीटिंग है, तो क्या आपके पास कुछ और नहीं है जो आपने मुझे अभी तक नहीं दिया है? वांधाओ ने हुआ जिक्सू को देखकर अपनी मासूम आंखें झपकाईं। हुआ जिक्सू का मुंह फड़क उठा। ये छोटा बदमाश इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? वह हमेशा उससे खजाना मांगने के तरीके ढूंढता रहता था। क्या उसे एहसास नहीं हुआ कि वह सच में अपने साथ कोई खजाना नहीं लाया है? बजिंग। इसी समय एक एजियो ड्रैगन क्लास स्पेसशिप ने उड़ान भरी और एक बूढ़ी आवाज़ आई, बूढ़े हुआ, हम जा रहे हैं। जल्दी से स्पेसशिप पर चढ़ जाओ। ये सुनकर हुआ जिक्सू की आंखों में आंसू आ गए, उसे लगा जैसे स्वर्ग से बुलावा आया हो। बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक पल में गायब हो गया। उसी समय हुआ जिक्सू की आवाज़ आसमान से आई, मेरे प्यारे ग्रैंड डिसाइपल, अच्छे से साधना करो। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अरे ग्रैंडपा मास्टर, अगर आपको पक्का नहीं पता कि यह क्या है तो मैं और सीधे बता सकता हूँ। यह एक मीटिंग गिफ्ट है। तुमने मुझे अभी तक अपना मीटिंग गिफ्ट नहीं दिया। वांधाओ जाते हुए अजूर ड्रैगन क्लास स्पेसशिप के पीछे भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। साथ ही उसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उसने सीधे तौर पर बात क्यों नहीं की, आर्टिस्टिक होने और यूफेम का इस्तेमाल करने पर जोर क्यों नहीं दिया। अब बहुत देर हो चुकी थी, वह एक खजाना चूक गया था। वहाँ मौजूद 500 स्टूडेंट्स, साथ ही टीचर्स और हेडमास्टर्स का एक ग्रुप, सभी शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। वांधाओ की बेशर्मी सच में दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती थी। लेकिन जिस चीज़ ने उन्हें सच में डरा दिया वह था वांधाओ का ज़बरदस्त टैलेंट। लाइट स्पीड स्टेप्स का मुश्किल फुटवर्क, वह इसे सिर्फ एक नज़र में सीख सकता था और यहाँ तक कि इसे एकदम नेचुरल लेवल तक मास्टर कर सकता था। अगर उन्होंने इसे खुद नहीं देखा होता तो वे इस पर यकीन नहीं करते, भले ही उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाता। ठीक है, तियानबेई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठा हो जाओ। हम जा रहे हैं। हेडमास्टर जोंगली एक एजियो ड्रैगन क्लास स्पेसशिप के सामने खड़े होकर चिल्लाए। ये सुनकर ले जुबान ने घायल जिया वेई वेई को एजियो ड्रैगन क्लास स्पेसशिप पर चढ़ने में मदद की। वांधाओ ने दूर एजियो ड्रैगन क्लास स्पेसशिप को देखा, ये जानते हुए कि अब और चिल्लाना बेकार होगा, इसलिए वह आज्ञाकारी रूप से तियानबेई यूनिवर्सिटी के एजियो ड्रैगन क्लास स्पेसशिप पर चढ़ गया। एजियो ड्रैगन क्लास स्पेसशिप पर हुआ जिक्सू ने राहत की गहरी सांस ली। वांधाओ के साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हुआ। सूम्यू ने खुद हुआ जिक्सू को उसकी घबराहट शांत करने के लिए एक कप वाइन पिलाई। कैसा रहा? क्या तुम वांधाओ के साथ ठीक से घुल मिल गए? हुआ जिक्सू ने कड़वी मुस्कान दी, दबाव बहुत ज़्यादा है। क्या तुम सोच सकते हो कि कैसा महसूस होगा जब तुम्हारी सबसे गर्व वाली मार्शल आर्ट, जिसे तुमने पूरी ज़िंदगी प्रैक्टिस किया है, वह उसे सिर्फ 1 दर्जन मिनट में सीख ले? वू तियानलुन और वान कुनलुन जो उसके पास थे ने हुआ जिक्सू का मजाक नहीं उड़ाया। अगर उन्होंने अभी वांधाओ से बात की होती तो शायद वे हुआ जिक्सू से बेहतर नहीं कर पाते। ओल्ड मैन वू की टायरेंट फोर्स, तुम्हें क्या लगता है वांधाओ को इसे सीखने में कितना समय लगेगा? वान कुनलुन ने उत्सुकता से पूछा। टायरेंट फोर्स असली क्यूई इस्तेमाल करने की एक टेक्निक है। मार्शल मास्टर लेवल 2 पर वांधाओ की अभी की कल्टीवेशन के साथ इसे मास्टर करना शायद बहुत मुश्किल होगा। सूम्यू ने थोड़ा मुंह बनाया। ये कितना मुश्किल हो सकता है? वू तियानलुन जोर से हंसा, मुझे वांधाओ पर पूरा भरोसा है। वह निश्चित रूप से इसे जल्दी मास्टर कर लेगा। ये सुनकर तीनों हेडमास्टर बहुत घबरा गए। क्या ऐसा हो सकता है कि ओल्ड मैन वू वह मूव वांधाओ को देने की सोच रहा था?
डार्क यूनिवर्स में कैंगलोंग वान हाओ और दूसरों को ले जा रहा स्पेसशिप उल्का की तरह तेजी से आगे बढ़ा। स्पेसशिप के अंदर इंटरस्टेलर ट्रैवल की थकान को कम करने के लिए मनोरंजन की कई सुविधाएं मौजूद थीं। एक बड़े स्विमिंग पूल के पास वान हाओ स्विम ट्रंक पहने हुए एक लाउंज चेयर पर लेटा हुआ स्काई ओवरलॉर्ड स्ट्रेंथ का सीक्रेट मैनुअल पलट रहा था। क्योंकि उसके पास खर्च करने के लिए कोई विलेन पॉइंट्स नहीं थे, कुछ दिनों की पढ़ाई के बाद वान हाओ को आखिरकार स्काई ओवरलॉर्ड स्ट्रेंथ की ताकत समझ में आ गई। सीधे शब्दों में कहें तो स्काई ओवरलॉर्ड स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करने के बाद कोई भी अपने शरीर के अंदर ट्रू क्यूई को एक बम में इकट्ठा कर सकता है, इसे लड़ाई के दौरान अपने दुश्मन में इंजेक्ट कर सकता है और फिर इस ट्रू क्यूई बम को ब्लास्ट करके दुश्मन को अंदर से ही खत्म कर सकता है। डिंग डोंग, होस्ट को एक नाकाबिल विलेन के तौर पर पहचाने जाने और 10 विलेन पॉइंट्स पाने पर बधाई। डिंग डोंग, होस्ट को एक बदमाश के तौर पर पहचाने जाने और 10 विलेन पॉइंट्स पाने पर बधाई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशंस की एक सीरीज बजने लगी और वान हाओ वहीं जम गया। उसने कुछ नहीं किया था, उसे विलेन पॉइंट्स क्यों मिल रहे थे? सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये सभी पॉइंट्स सिलेक्शन कंपटीशन के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से आ रहे हैं। पेरेंट्स, वान हाओ को अचानक समझ आ गया। समय गिनते हुए इन स्टूडेंट्स को अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। जब वे वापस आए और अपने परिवारों को सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया तो यह उनके पेरेंट्स की उम्मीदों को तोड़ने जैसा था। मेरी रेप्यूटेशन अब सच में खराब हो गई है। वान हाओ ने गहरी सांस ली। इस सिलेक्शन कंपटीशन में सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट टियर प्लैनेट से आए थे। उसे शायद अब फर्स्ट टियर प्लैनेट पर अपना चेहरा दिखाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई कि उसे हजारों प्लैनेट्स के लोगों ने बुरा भला कहा और कुल 40 मिलियन विलेन पॉइंट्स मिले। 40 मिलियन, वान हाओ चिल्लाया। ये 10 पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट्स जुड़ रहे थे। बॉस, ये रहा जूस। चेन याओ ने वान हाओ को ताज़ा जूस की एक बोतल दी। बॉस, यह एक बिल्कुल नई मसाज चेयर है। केयान वानयांग घबरा कर एक तरफ खड़ा हो गया, एक कुर्सी पकड़े हुए। कैंगलोंग में चढ़ने के बाद वह और चेन याओ ऑफिशियली वान हाओ के सबऑर्डिनेट बन गए। लेकिन वान हाओ ने जोर दिया कि वे उसकी मसाज करने के लिए लड़कियां ढूंढें। लेकिन वान हाओ ने यह नहीं सोचा कि उसकी बदनाम रेप्यूटेशन के साथ क्या कोई लड़की उसके पास भी आएगी। आखिर में कोई और ऑप्शन न होने पर वे सिर्फ एक मसाज चेयर ला सके, ये पक्का नहीं था कि वह पास होगी या नहीं। वान हाओ ने बहुत दर्द से आह भरी, मैंने तुमसे एक लड़की ढूंढने को कहा था और तुम एक इलेक्ट्रिक वाली ले आए। इलेक्ट्रिक वाली तो ठीक है, लेकिन यह एक मसाज चेयर है। तुम्हारे जैसे एटीट्यूड के साथ तुम मेरे पीछे कैसे आ सकते हो? लेकिन बॉस, हम अभी स्पेस में हैं। जिंदा रोबोट की तो बात ही छोड़ो, हमारे पास तो इलेक्ट्रिक रोबोट भी नहीं है। चेन याओ ने उदास चेहरे से कहा, तुम तो एक आसान काम भी नहीं कर सकते और फिर भी बहाने बनाने की हिम्मत रखते हो। वान हाओ ने नाक से कुड़ी, फिर मसाज चेयर पर आराम से मसाज का मजा लेते हुए बैठ गया। इस बार मैं इसे जाने दूंगा, अभी के लिए काम चला लूंगा। ये देखकर चेन याओ और कियान वानयांग ने आखिरकार राहत की सांस ली। इस मास्टर से बात करना सच में काफ़ी आसान था। बॉस, हमने सुना है कि हमें तियानबेई यूनिवर्सिटी की 11वीं ब्रांच में भेजा गया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस ब्रांच में काफ़ी जीनियस लोग हैं। कियान वानयांग ने धीरे से कहा, आपको ऐसी छोटी मोटी बातों पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे बता दो कि इस ब्रांच में कितने लोग हैं। वान हाओ ने सीधे बीच में ही टोक दिया। हाँ हाँ हाँ, कियान वानयांग ने जल्दी से कहा, इन्वेस्टिगेशन के नतीजों के मुताबिक 11th ब्रांच में टीचर और स्टूडेंट मिलाकर कुल 30 मिलियन लोग हैं। 30 मिलियन लोग। वान हाओ अचानक सीधा बैठ गया। एक सिलेक्शन कंपटीशन में सिर्फ 500 लोग चुने गए थे। 30 मिलियन लोगों तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे? और अगर उसे सही याद है तो तियानबेई यूनिवर्सिटी में 100 ब्रांच थीं। कुल मिलाकर कितने लोग होंगे? बॉस, ये सभी स्टूडेंट दूसरे और तीसरे लेवल के प्लैनेट से आते हैं। हमारे पहले लेवल के प्लैनेट के स्टूडेंट उनकी बराबरी नहीं कर सकते। चेन याओ ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, पूरा इंटरस्टेलर फेडरेशन, जिसमें सभी पहले लेवल के प्लैनेट शामिल हैं, सिर्फ 500 लोगों को चुनता है। लेकिन एक दूसरे लेवल का प्लैनेट 1000 लोगों को चुनता है और एक तीसरे लेवल का प्लैनेट तो हर प्लैनेट पर 50,000 लोगों को भी चुनता है। तो 30 मिलियन लोग सच में इतने ज़्यादा नहीं हैं। इन ऊंचे लेवल के ग्रहों के लोग इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? वान हाओ ने हैरानी से पूछा। एक दूसरे लेवल का ग्रह पृथ्वी से 10 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है और एक तीसरे लेवल का ग्रह पृथ्वी से 100 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है। उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, जिससे जीनियस लोगों के आने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही ऊंचे लेवल के ग्रहों पर स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले लेवल के ग्रहों की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, इसीलिए वे इतने सारे जीनियस पैदा कर सकते हैं। कियान वानयांग ने समझाया, फिर कहा, बेशक बॉस की तुलना में ये सभी लोग बेकार हैं।
वांग हाओ ने खुशी से सिर हिलाया, फिर मसाज चेयर पर वापस लेट गया। मेरे सबॉर्डिनेट होने के नाते तुम मेरी रेप्यूटेशन खराब नहीं कर सकते। ये रही मेरिडियन ब्रेकिंग पोशन की कुछ बोतलें, ले लो। ये कहकर उसने कहीं से मेरिडियन ब्रेकिंग पोशन की 4 बोतलें निकाली और उन दोनों को दे दी। थैंक यू बॉस, चेन याओ और कियान वानयांग ने एक्साइटेड होकर उसे थैंक यू कहा। ये तो पता ही होगा कि मेरिडियन ब्रेकिंग पोशन एक ऐसा पोशन था जिसे सिर्फ एक 3rd लेवल एल्केमिस्ट ही बना सकता था, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर शरीर के अंदर मेरिडियन को तोड़ने के लिए किया जाता था। लेकिन क्योंकि फर्स्ट टियर प्लैनेट पर एक 3rd लेवल एल्केमिस्ट पक्का एक पीक लेवल का बड़ा शॉट होता था, इसलिए उनसे मिलना नामुमकिन था। अगर कोई इसे खरीदना भी चाहे तो भी इसकी कीमत कम से कम सैकड़ों मिलियन होगी। और फर्स्ट टियर प्लैनेट पर रहने वाले लोग, जिनके पास सैकड़ों मिलियन हैं, पहले इक्विपमेंट खरीदना चुनेंगे और फिर खुद अपने मेरिडियन खोलेंगे। मेरिडियन को तोड़ने के लिए पोशन जैसे महंगे तरीके का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। रिमाइंडर, स्पेसशिप 11th ब्रांच पर पहुंच गया है। सभी स्टूडेंट्स प्लीज उतरने के लिए तैयार हो जाए। रिमाइंडर, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हम तियानबे यूनिवर्सिटी की 11वीं ब्रांच में पहले ही पहुंच चुके हैं। वांग हाओ उठा, अपने शरीर को स्ट्रेच किया और अपने कमरे की ओर चला गया। बॉस, हमारा इंतजार करें। चेन याओ और कियान वानयांग जल्दी से पीछे पीछे आ गए। जल्द ही कैंगलोंग स्पेसशिप एटमॉस्फियर को तोड़कर तेजी से एक हरे नीले ग्रह की ओर नीचे उतरा। बड़े यूनिवर्स में एक अनजान ग्रह पर शी रोंगशुआन टोपी और मास्क पहने हुए हलचल भरी सड़कों से गुजरा। जब कैंगलोंग तबाह हो गया तो उसने अपना छोटा स्पेसशिप एक्टिवेट करने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने अपने सबॉर्डिनेट पायलट से बचने के लिए एक और छोटा स्पेसशिप भेजा। पीछा करने वालों को सफलतापूर्वक अट्रैक्ट करने के बाद ही उसने अपना छोटा स्पेसशिप एक्टिवेट किया और उल्टी दिशा में चला गया। कई बार मौत के मुंह से बचने के बाद वह आखिरकार सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा। शी रोंगशुआन एक छोटी सी सराय में घुस गया। मालिक, शी रोंगशुआन को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम्हारे सुरक्षित बचने पर बधाई। बकवास मत करो, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। वे लोग मेरे पीछे पड़े हैं। शी रोंगशुआन सीधे मुद्दे पर आया। बॉस ने शी रोंगशुआन को एक चाबी दी। यह एक स्पेसशिप की चाबी है जो बैकयार्ड में खड़ी है। साथ ही बॉस ने कहा कि तुम्हारी पहचान सामने आ गई है, इसलिए अब तुम्हारे लिए लोगों को भर्ती करना सही नहीं है। वह चाहता है कि तुम उन पागल साइंटिस्ट के साथ लेबोरेटरी जाओ। शी रोंगशुआन का शरीर कांप उठा। उसने चाबी ली, कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ा। बॉस ने मजाक उड़ाया। शी रोंगशुआन का लेबोरेटरी जाना असल में उसका बर्बाद होना था। नई किताब प्लीज़ ले लो, प्लीज़ रिकमेंड करो, प्लीज़ 5 स्टार दो। हर तरह की रिक्वेस्ट।